जी, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन नावल। नाम है गमे आशना बाय नूरुल हुदा। और ये बहुत अच्छी नावल है, मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है और पॉलिटिकल बेस्ड नावल है और यकीनन ये नावल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं फिर नावल की तरफ। आशनाई का असासा भी बहुत होता है, भीड़ में एक शनासा भी बहुत होता है। तुमको तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं, दुख बड़ा हो तो खुलासा भी बहुत होता है। हम भी क्या लोग हैं, सब छोलियाँ भर लाते हैं, बेयकीनी का तो मासा भी बहुत होता है। शुक्रिया कह के तसल्ली हमें मिल जाती है, वरना एहसान ज़रा सा भी बहुत होता है। ये जो हम लोग दिखाई नहीं देते हैं तुम्हें, कम नुमाई का ये खासा भी बहुत होता है। हम फ़कीरों की मुनाजात का अफसोस न कर हाथ खाली हो तो कासा भी बहुत होता है। आप हमदर्दी के एहसान उठा लाए हैं, रोने वालों को दिलासा भी बहुत होता है। सूख जाते हैं ताल्लुक के ये तालाब ज़मीर, जिन दिनों आदमी प्यासा भी बहुत होता है। ज़मीर कैफ, मेरा फ़ोन पहले बैल पर उठा लिया करो बनीन, अपने बैग में मतलूबा चीज़ें रखती। बनीन ने फ़ोन की जानिब हैरत से देखा था। क्या मेरा फ़ोन ही उठा लेना काफ़ी नहीं है? उसने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। दूसरी जानिब अंदलीप ने जेड लबों से खाली से नवाजा था। पढ़े लिखे होने का सबूत दिया करो मिस अंदलीप, आपकी ज़बान को ज़्यादा जौहर दिखाने लगी है। बनीन ने उसी टोन में कहा तो अंदलीप के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वक्त पर पहुंच जाना, तुराब अली द ग्रेट लीडर ऑफ योर ड्रीम वर्ल्ड आज कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अंदलीप ने चिढ़कर कहते फोन उसके मुंह पर बंद कर दिया था। वाह तुराब अली, बनीन काफी देर बाद जोश से बोली थी। बनीन अपने पापा के साथ चली जाना आज यूं नहीं। इतरत की आवाज सुनकर वो सब छोड़कर कमरे से बाहर निकली थी। मॉम मॉम मॉम, उसने किचन से निकलती इतरत को बाजू से पकड़ते गोल गोल घुमा डाला था। आई एम सो हैप्पी मॉम, उसके चेहरे और अल्फाज से झलकती खुशी ने इतरत को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। मॉम, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, मेरे थीसिस के लिए। मुझे जिस लीडर का नाम दिया गया था मॉम, वो आज यूं ही आ रहे हैं। वो रुक कर पुरजोश होकर उन्हें बताती एक बार फिर उन्हें घुमा चुकी थी। अरे भाई, किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है? वैसे इतरत, ये नाइंसाफी है, तुमने कभी मेरे साथ तो डांस नहीं किया। मुदस्सिर साहब की मौजूदी नाराजगी झलकती आवाज पर वो रुकी थी। इतरत उन्हें घूरी से नवाजती किचन के अंदर चली गई थी। उप्स, लगता है 2 दिन कोई अलग से खाने बनाने वाला है। बनीन मुदस्सिर साहब को छेड़ती खिलखिलाकर हंसी थी। मुदस्सिर साहब ने बेचारगी से किचन की जानिब देखा था। पापा, रात के खाने में फ्राइड राइस बना लीजिएगा, सोच रही हूँ आज खाना आपकी तरफ खा लूँ। वो उन्हें तंग करने से बाज ना आई थी। इतरत, मुदस्सिर और बनीन उनकी छोटी सी फैमिली थी। बनीन की जिंदगी में उसके माँ बाप आइडियल कपल थे, जो नाराजगी में भी एक दूसरे का ख्याल रखना नहीं छोड़ते थे। जब कभी इतरत बेगम नाराज होती थी, अगले 2 दिन वो मुदस्सिर साहब को अपने हाथ के खाने से महरूम कर देती थी। इस बार भी यही होने वाला था। ये बताओ, ये चेहरा क्यों इतना चमक रहा है? डाइनिंग टेबल पर उसके लिए कुर्सी निकालते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोले थे। बात खुशी की है पापा आज। उससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, किचन से आती इतरत के चिल्लाने की आवाज पर वो दोनों उठकर भागे थे। मामा, इतरत, वो दोनों एक साथ बोले थे। सुबह के 8 बज रहे थे। मौसम काफी हद तक बदल चुका था। बाहर ने कदम जमाना शुरू किए तो बेजान नजर आते पेड़ पौधे भी हरे भरे होने लगे थे। पार्क में लोग चहलकदमी कर रहे थे, जबकि बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में एक वजूद ऐसा था जो हाथों की मुठ्ठियां बनाए अपने इश्तियाल को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उरूसा मिनहाज, जो अपने लूज टेम्पर की वजह से कम ही दोस्त बनाती थी, या यूं कहा जाए कि उसके दोस्त ही ना बनते थे तो ज्यादा सही बात होगी। वो पिछले 1 घंटे से पार्क में मुराद का इंतजार कर रही थी। मुराद उसके पड़ोस में रहता था, जिससे दोस्ती में पहल उसने खुद की थी, मगर उसके बाद जैसे वो उसकी जरूरत बन गया था। सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गया। मुराद हाँफता हुआ उसके पास आया था। गेट से यहाँ तक आने में तुम्हें इतनी सांस चढ़ गई? वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो नाराजगी दिखाता बोला तो उर्वसा ने उसे सरता पाव घूरा था। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं मुराद, मुझसे जान छुड़ाना आसान नहीं है। दोस्ती मैंने की थी तो खत्म भी मैं करूंगी। तुम मुझे इग्नोर करके मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, अलबत्ता मेरे गुस्से को हवा देकर तुम अपना नुकसान जरूर करवा सकते हो। वो बिना लिहाज किए उसे धमका गई थी। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है, तुम दिल में कुछ नहीं रखती। मुराद उसके गुस्से से घबराता शीरी भरे लहजे में बोला था। और तुम पेट में कोई बात नहीं रख सकते। उरूसा के तंज पर असल बात उसकी समझ में आई थी। उरूसा यार, मतलब ही हुआ था। क्या उरूसा? हाँ, तुमने जिस तरह अम्मी अब्बू के सामने मेरा इश्तेहार लगाया है ना, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो तुम्हारा सर खोल देती मैं। वो एकदम भड़कती हुई बोली तो मुराद ने जबरन मुस्कुराकर उसकी दी अहमियत को कबूल किया था। तुमने जिस लड़की को मारा था यार, वो पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाली थी, इसलिए अंकल को सब बताना पड़ा। मैं नहीं चाहता था मेरी दोस्त पर कोई केस बने। वो फौरन से खुशामदी अंदाज अपना गया था। मुझे भूख लगी है, नाश्ता लेकर घर पहुंचो। वो सर झटकती बोली। काफी हद तक गुस्सा कम हो गया था। उसके जाने के बाद दरख्त की ओर से मुराद का दोस्त बाहर आया।
तू सच में इससे दोस्ती खत्म करना चाहता है या सिर्फ ड्रामा करता है बेचारी का? सनूल ने उसके कंधे पर थप्पड़ लगाते पूछा। शट अप यार, मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मुराद ने बेजारी से कहा था। वैसे मुझे कुछ कुछ मामला समझ में आ रहा है। जिस तरह कल उसने नताशा का सर फाड़ा था, सिर्फ तुझे छूने पर ही इतना शदीद रिएक्शन, मुझे खतरे की घंटी बजती सुनाई दे रही है। वो शायद तुझसे ला हौला वला कुव्वत। उसकी बात पूरी होने से पहले मुराद झुरझुरी लेता बोला था। हो ना हो यही बात है, तू तो गया काम से, पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करना। अब सनूल उसकी हंसी उड़ाते पा के खारजी रास्ते की जानिब बढ़ गया था। उसकी हंसी गूंज मुराद को जहर से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। नहीं, मैं बहुत जल्द इस जबरदस्ती की दोस्ती से जान छुड़ा लूंगा, वो अज़म करता बोला था। अब ये वक्त बताने वाला था कि ऐसा होता भी है या नहीं, और अगर हो गया तो उसको आज़ादी मिलेगी या फिर किसी नई कैद का कैदी बन जाएगा वो। सुबह का हंगामा खेज आगाज हुआ था। अंसारी मंजिल के रहने वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने काम पर निकल रहे थे। 3 मंजिला ये घर 3 फैमिलीज पर मुश्तमिल था। पहले अजमत अंसारी, जिनका सिर्फ एक बेटा था, बासित अजमत अंसारी। दूसरे जमाल अंसारी, जिनकी 2 बेटियां थी, लम्स अंसारी और अबी अंसारी। जबकि तीसरे पोर्शन में उनकी बहन फौजिया अफजाल रिहायशी पजीर थी, जिनकी 2 औलादे जैन और जमा हॉस्टल में मुकीम थी। बासित भाई, आपका नाश्ता। लम्स ने अजरत में उसके सामने पराठा रखा था। ताई अम्मी का ऑर्डर है, नाश्ते के बिना आपको जाने नहीं देना। वो ऑमलेट उसके सामने रखती बोल रही थी। तुम डबल मेहनत क्यों कर रही हो, मैं बाहर से ले आता नाश्ता। बासित ने उसको सुबह सुबह ही काम में लगे देख कर शर्मिंदगी से कहा था। ताई अम्मी, बासित भाई अभी से मुझे पराया कर रहे हैं। उसने वहीं खड़े होकर शिकायत लगाई तो बासित मुस्कुरा दिया। बस करो अम्मा, अभी तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। वो सर झटकता बोला तो लिम्स ने मुंह बिगाड़ा। सुबह सुबह नाश्ता कौन करता है भाई, जिन्हें सेहत अजीज होती है। जवाब फौरन हाजिर था। खाते वक्त बहस नहीं करते। उसे शेख का गिलास उसके सामने रखते समझदारी से कहा। आपके इंटरव्यू का क्या बना? वैसे अजीब बात है, पूरे सिंध को छोड़कर आपने पंजाब में जाकर इंटरव्यू दिया है। वो शेख पीने के साथ साथ हल्के फुल्के तंज के साथ बोली थी। बासित ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। बेरोजगारी से बेहतर है बस एक बात कहकर मुंह बंद करवा दे मेरा। बासित के लिए पानी डालती वो मुंह बसूरती बोली थी। तैयार हो जाओ, जाकर छोड़ दूंगा तुम्हें यूनी। वो इस सारी मेहनत का नतीजा निकालता बोला तो लिम्स ने जबान दांतों तले दबाई। वैसे आपके साथ जाने का अपना ही मजा है। यूनी की आधी लड़कियां तो रश्क और हसद का शिकार हो जाती हैं आपको मेरे साथ देखकर। वो अपनी ही धुन में बोलती बटन उठाकर किचन की जानिब चली गई थी। बासित पुरसोच अंदाज में किचन की जानिब देख रहा था। आपकी नौकरी हो जाए तो अभिया का एडमिशन भी वही करवा दीजिएगा, वो यहाँ रहकर पढ़ना नहीं चाहती। किचन में से ही वो बोली थी। फिर कुछ देर बाद बाहर निकलती अपने पोर्शन की जानिब बढ़ गई थी। बासित वहीं बैठा था, किसी गहरी सोच में गुम। वो पराठा तल रही थी जब अचानक ही चाय का पानी चढ़ाते हुए पानी के कुछ छींटे तवे पर गिरने से आग भड़की थी। महज एक लम्हे का खेल था, मगर इतरत को माजी के दर्दनाक याद में ले गया था। भड़कती आग के शोले में किसी वजूद के चिल्लाने की आवाज ने उसके हवास तलब किए थे। वो एकदम चिल्लाई थी। हवास पाक था। वो तवे पर हाथ रख चुकी थी। जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बनीर और मुदस्सिर साहब अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने तेजी से इतरत बेगम को संभाला था। वो काफी हाथ जला चुकी थी। बनीर माँ की हालत देखती रोने लगी थी। उसे बचा लो, इतरत ने बेहोश होते चंद अल्फाज बोले थे जो बनीन तो ना सुन सकी थी, मगर मुदस्सिर साहब को उसकी अजियत का पता दे गई थी। वो इतरत को गोद में उठाते कमरे तक लाए थे। जल्द से जल्द उन्हें ट्रीटमेंट देकर वो बनीन की जानी मतवज्जो हुए। मामा ठीक है बेटा, वो उसे साथ लगाते नरमी से बोले थे। मुझे डर लग रहा है पापा, बनीन ने रोते हुए कहा। अरे मेरा बहादुर बच्चा, डरते नहीं है बल्कि हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ते हैं। अब यूं नहीं जाओ, मैं हूँ तुम्हारी मामा के पास। वो उसे पुचकारते हुए बोले तो बनीन ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, जब मॉम उठेंगी तो मैं केस लड़ने में बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। उन्होंने हाथ खड़े करते हुए कहा। आपकी ड्यूटी? बनीन उनके अंदाज में आंखों से मुस्कुराती बोली थी। ये डॉक्टर अपनी पर्सनल नर्स के बिना ड्यूटी नहीं करता, गड़बड़ हो जाती है। वो हंसते हुए बोले तो बनीन भी हंसी थी। इतरत बेगम के माथे पर पोसा देकर मुदस्सिर साहब को खुदाफिज करती बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जबकि मुदस्सिर साहब का चेहरा फौरन संजीदगी में ढला था। माजी अगर सिर्फ माजी होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर दर्दनाक माजी मुस्तकबिल को भी बर्बाद कर देता है। इस वक्त मुदस्सिर साहब उसी डर को महसूस कर रहे थे। अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा वजूद एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। वो एडिक्ट नहीं था, मगर जब भी उसे अपनी परेशानी खत्म करनी होती वो ऐसे ही कई डब्बियां फूंक देता था। शाहरुख यार बस कर, आस पड़ोस वाले फायर ब्रिगेड बुला लेंगे, उसका दोस्त खांसता हुआ बोला था। मैं क्या करूं फरीद, अगर ये नहीं पीऊंगा तो ना जाने कैसे खुद को काबू करूंगा। शाहरुख ने बेबसी से कहा। यार छोड़ अपने इस कजन को, दफा कर, क्यों उसे सर पर सवार करता है। फरीद ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं उसे सर पर सवार नहीं करता फरीद, वो जानबूझकर सब करता है। उसने जानबूझकर कराची को छोड़कर यहाँ इंटरव्यू दिया। वो हर जगह अपनी बढ़तरी साबित करना चाहता है। वो चिल्ला क्यों नहीं जाता मेरी जिंदगी से? बेदर्दी से अपने
बाल नोचता वो बोला था। फरीद उसे जबरदस्ती कमरे में लाया था। इंटरव्यू देने से क्या होता है, तू भी जानता है, और मैं भी। जॉब तुझे ही मिलेगी, कंपनी ने खुद तुझे बुलाया था, मत भूल। फरीद ने उसे रिलैक्स करना चाहा। मुझे नफरत है उस शख्स से फरीद। बासित अंसारी मेरी जिंदगी पर लगा ग्रहण है जो मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। वो आंखों में नफरत ले बोला था। फरीद बेबसी से उसे देखता रह गया था। शाहरुख का फोन बजा तो मॉम लिखा देखकर उसे कॉल बैक की। यस मॉम, वो थके थके लहजे में बोला था। आ रहा हूँ। फोन बंद करता वो खड़ा हुआ था। थैंक यू यार, तेरी वजह से मैं कुछ देर रिलैक्स हो जाता हूँ, वरना अपने घर पर तो। वो तंजिया मुस्कुराता फरीद की पीठ थपथपाकर उसके अपार्टमेंट से निकल गया। फरीद गहरी सांस भरकर रह गया था। उठ जाए बेगम साहिबा, आपको आज मेरे हाथ का खाना खाना था तो बता देती, ये ऐसे हाथ जलाने की जरूरत क्या थी। इतरत बेगम को आगे खोलते देख मुदस्सिर साफ हल्के फुल्के लहजे में बोले थे। कभी कभी माजी बहुत बुरी याद आता है मुदस्सिर। काश के वक्त लौट आता, काश के हालात वैसे ना होते, काश के मैं उस वक्त पर वहां से ले आती। गैर मरे नुक्ते को घूरती वो एक तकलीफ के साथ बोल रही थी। मुदस्सिर साहब ने उनके हाथ नरमी से थामे थे। वो उनके जले हुए हाथों को देख रहे थे। यादें नासूर बनकर अंदर से खत्म करने लगे तो आगे बढ़ जाना चाहिए। इतरत हमारी बेटी है, हमें उसके बारे में सोचना है। मुदस्सिर साहब धीमे लहजे में उसे समझा रहे थे। मैं जाकर भी पीछे देखना नहीं छोड़ सकती मुदस्सिर। मुझे डर है कहीं वो सब फिर से ना दोहराया जाए। मेरी बनीन तो। रिलैक्स इतरत, बनीन बहुत बहादुर है और हम है ना उसकी हिफाजत के लिए, और फिर शान भी तो है। इतरत बेगम ने आसूदगी से उनके सीने पर सर टिका दिया था। ज्यादा मत सोचा करो, आप कुछ गलत नहीं होगा। वो नरमी से उनके बाल सहलाते बोल रहे थे। जिंदगी तो हर नए इम्तिहान के साथ तैयार रहती है, कभी कभार वो भी हो जाता है जिससे बचने के लिए इंसान लाखों जतन कर चुका हो। हाय उरूसा। वो लाइब्रेरी में बैठी बुक से कुछ टॉपिक नोट कर रही थी जब फिजा उसके सामने बैठती बोली। उरूसा ने एक नजर उठाकर उसे देखा, फिर हाय बोलती वापस अपने काम में मगन हो गई थी। यू आर सो रूड उरूसा, फिजा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। मैं कुछ बिजी हूँ, कैन यू एक्सक्यूज मी। वो संजीदगी से बोली थी, जबकि फिजा को उसका एटीट्यूड जरा ना भाया था। तुम शायद दोस्त बनाना ही नहीं चाहती। वो तंजिया बोली तो उरूसा ने उसकी तरफ देखा। मुझे मजीद दोस्त की जरूरत नहीं है, वो उसकी आंखों में देखती सख्ती से बोली थी। लेकिन मुराद को तो है, उसको क्यों खुद तक महदूद किया हुआ है तुमने। नोशी की तन से भरी आवाज पर उरूसा ने गर्दन मोड़ते दाई जानिब देखा था। फिजा उरूसा को गुस्से में आते देखकर वहां से खिसकी थी। स्टे अवे फ्रॉम हिम यू डैम। वो बिना लिहाज किए बोली तो नौशी हंसी थी। तुम साइको हो उरूसा, उसका पीछा छोड़ दो उससे पहले कि वो तुम्हें छोड़कर जाए। जैसे ही नौशी की बात पूरी हुई थी उरूसा अपनी बुक्स उठाए लाइब्रेरी से निकली थी। जिस अंदाज से वो निकली थी नौशी जानती थी यूनी में एक नया तमाशा लगने वाला है। वो एक्साइटेड होती उसके पीछे गई थी। मैं साइको हूँ। कैंटीन में बैठे मुराद के सर पर पहुंच चुकी थी। मुराद ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर उठकर उसका हाथ पकड़कर एक जानिब ले आया। क्या कर रही हो। वो इर्द गिर्द देखता बोला था जहाँ सब उन्हीं की जानिब देखते सुनने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है मुराद, क्या मैं साइको हूँ। मुराद को समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे। वो खामोशी से उसके चेहरे के तासरात देख रहा था जो तने हुए थे। ये एकदम वो मुस्कुराई थी। इस दुनिया में कोई भी मुझे कुछ भी कहेगा मैं उसका मुंह नोच लूंगी, मगर तुमसे हमेशा सच की उम्मीद रखूंगी। वो नर्म लहजे में बोलती उसे हैरान कर गई थी। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगी, थैंक यू। वो कहकर चली गई थी जब मुराद उसके पीछे लपका था। और उसा क्या हुआ है यार, किसी ने कहा है तुम साइको हो। किसने कहा है तुम साइको हो। वो उसके साथ चलता पूछ रहा था। क्या करोगे अगर उसका नाम बता दूं तो। वो रुकर उसकी आंखों में देखती सवाल कर गई थी। मैं उसे उसे पूछूंगा उसने क्यों कहा ऐसा। वो नजर चुराता बोला तो रूसा ने अपने बैग से चॉकलेट निकाल कर उसे दी। तुम्हारी जबान छोटी है मुराद, मगर आंखें सच्ची है। वो कहकर नहीं वो कहकर नहीं थी जबकि मुराद आगे बढ़ गया। वो कहकर चली गई थी जबकि मुराद आगे बढ़ नहीं पाया था। बहुत ही कोई ढीठ लड़की है कभी। शट अप नौशी, स्टे इन योर लिमिट्स। मुराद उसे उरूसा के खिलाफ बोलता देखकर गुस्से से बोला था। नौशी हैरान हुई थी उरूसा से जान छुड़ाने की कोशिश करने वाले मुराद का उरूसा के लिए गुस्सा करना। सामान बांध दो अपना, सबने फैसला किया है तुम्हें घर शहर और सुबह बदर करने का। लिम्स ने बेड पर फैल कर लेटते हुए कहा, मगर अगले पल मुंह पर पड़ने वाले कुशन ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। अभिया की बच्ची। वो कुशन लेकर उसके पीछे भागी थी जबकि अभिया कमरे से निकल गई थी। वो पूरे सहन में आगे पीछे भाग रही थी जब गेट खोलकर बासित अंदर आया। बासित भाई, आज इसकी साइड कोई नहीं लेगा। इसने लम्ज अंसारी की खड़ी सातों नाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस पर सारी दफात एक साथ लगेंगी। वो भड़कती हुई बोली थी जब बासित ने नफी में सर हिलाते आगे बढ़कर अबिया को अपने पीछे छिपाया था। गुस्सा छोड़ो और मुंह मीठा करो, जॉब पक्की हो गई। वो एकदम सा बोलती एक्साइटेड हुई थी। बासित ने हामी सर हिलाया। वो मुंह पर हाथ रखती अपनी चीख को दबा गई थी। फिर तो इस मिठाई पर पहला हक अबिया का हुआ। उसने तो दिन रात दुआएं मांगी है आपकी जॉब के लिए।
उसने मिठाई का बॉक्स खोलकर रसगुल्ला निकालकर वहां से खिसकती अबिया को जबरदस्ती खिलाया था। मेरी म्यूट क्वीन, बहुत मुबारक हो, अब तुम अपनी पढ़ाई अपनी मर्जी की जगह पर जाकर कर सकती हो। वो उसे गले लगाती बोली तो बासित नफी में सर हिलाता अंदर की जानी बढ़ गया। मिठाई के बिना जा रहे हैं खुशी खबरी सुनाने। वो अबिया को साथ लेती बासित के पीछे अंदर भागी थी। कुछ देर बाद अंसारी मंजिल में हर तरफ खुशी मनाई जा रही थी। पहली बार इतनी अच्छी पोस्ट मिलना और पुरकशिश तनख्वाह के साथ रिहाइश भी मिल रही थी। सभी खुश थे। 2 दिन बाद ज्वाइनिंग थी, लेकिन उसे कल ही निकलना था ताकि अबिया का एडमिशन करवा सके और हॉस्टल का बंदोबस्त कर सके। मैं साथ जाऊंगी। लिम्स अपना फैसला सुनाकर सबको चाय दे रही थी। किसी को एतराज भी नहीं था उसके फैसले से। वो अबिया का साया थी। अब उसे अकेला छोड़ते वक्त वो खुद तसल्ली करना चाहती थी। कल का दिन वो कॉन्फ्रेंस मुकम्मल अटेंड नहीं कर सकी थी। इतरत को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए उसने डीन से रिक्वेस्ट की थी मलिक तुराब अली से अपॉइंटमेंट लेने की। वो अब कुछ रिलैक्स थी क्योंकि डीन ने कहा था उसका काम हो जाएगा। वो गार्डन में बैठी नोट्स को फाइल में लगा रही थी जब साथ बैठी अंदलीप ने बेजारगी से सामने देखा था। समद को देखते ही उसका हाथ बेसाख्ता बनीन के कंधे की जानी बढ़ा था। बनीन, वो देख समद, मुझे लगता है वो यहीं आ रहा है। अंतलीप ने बनीन को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा। बनीन ने सामने दिखा जहां वो सफेद शलवार कमीज ब्राउन वास्कट पहने आंखों को गूगल से कवर किए शाने नियाजी से चलता उसकी तरफ आ रहा था। वो जैसे ही उसके सामने आकर रुका, अंतलीप ने उसके हाथ पर चुटकी काटी। बनीन उसके शहर से निकलती अंतलीप को घूरने लगी। बनीन, मुदस्सिर रजा यही नाम है ना तुम्हारा? उसके अंदाज पर बनीन ने हैरत से उसे देखा। हुमायूं सर के कहने पर मैंने तुम्हारे लिए बड़े पापा से अपॉइंटमेंट ले ली। वो वक्त पर पहुंच जाना। बड़े पापा? बनीन ने दोहराया तो समद ने अपना चश्मा उतारा। मलिक तुराब अली। उसके गुरूर से नाम बताने पर बनीन के चेहरे के जाविये बिगड़े। वक्त की पाबंदी करेंगे तो बड़े पापा का इंटरव्यू भी मिल जाएगा। अगर वक्त की पाबंदी की तो, वह कहकर आगे बढ़ गया। बनीन ने उसे जाते देखा तो उसकी पुश्त को घूरी हुए जेर लब उसे खमंडी के लकब से नवाजा था। बनीन लाउंज में अपने सब नोट्स फैलाए बैठी थी। उसकी थीसिस के वर्क में बस मलिक तुराब अली का इंटरव्यू रहता था जो उसके सबसे बयानात की तस्दीक करे। वो एक शख्सियत को बयान करने वाली थी जिसके लिए उसने हर अखबार, मैगजीन, कर्ज के ट्विटर, फेसबुक और सारी सोशल मीडिया ऐप्स को खंगाल डाला था। उसके पूरे महीने की मेहनत थी जिसका सिला उसे कल मलिक तुराब अली से मिलकर मिलने वाला था। वो मसरूफ अंदाज में फाइल तैयार कर रही थी जब दरवाजा खोलकर इतरत अंदर आई। उसे दिलजमी से काम करते देख कर वो मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाती किचन की जानिब रुक कर गई थी। उसके लिए फ्रेश जूस बनाकर वो उसके पास आई थी। न्यूज़पेपर पर नजर पड़ते ही उनकी मुस्कुराहट सिमटी थी। आंखों में खौफ डर आया था। आसपास बिखरे हर न्यूज़पेपर पर एक ही शख्स को देखकर उन्होंने सोफे का सहारा लिया था। बनीन। उन्होंने बनीन को पुकारा तो वो उनकी जानिब मतवज्जा हुई। इतरत की हालत खराब होते देखकर उसने सरअत उन्हें संभाला था। क्या हुआ मम्मा? वो तशवीश ज़दा होती बोली थी। ये क्यों? उन्होंने अखबार की जानिब इशारा किया था। मामा, मेरे थीसिस वर्क का हिस्सा है ये, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मैं पापा को बुलाती हूँ। उसने जैसे ही मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाया, इतरत ने उसे रोका। इस शख्स से दूर रहना बनीन, वो उसका बाजू दबोचते हुए बोली थी। बनीन को उनकी सुर्ख आंखें देखकर परेशानी हुई थी। मामा, क्या हुआ है? आपकी आंखें, तुम दूर रहोगी उस आदमी से बनीन। मुकाबिल की बात काट कर वो तकरीबन चिल्लाइन थी। मुदस्सिर साहब घर में दाखिल होते ही इतरत की तेज आवाज सुनकर भागते हुए लॉन्च में आए थे। इतरत, क्या हुआ है? हाइपर क्यों हो रही हो? उन्होंने सदमे से गंग बैठी बनीन पर एक नजर डालकर पूछा। मुदस्सिर, इसे कहो दूर रहे उस शख्स से। ये उसके सामने तो नहीं गई ना? अचानक से याद आते ही वो मुदस्सिर साहब की जाने मुड़ती पूछने लगी थी। बनीन न समझी से उनका रवैया दिख रही थी। मुदस्सिर साहब ने उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया और इतरत की जानिब मुतवज्जा हुए। पापा, मेरा थीसिस वर्क है मलिक तुराब अली पर। मामा, पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। बनीन ने अखबारात पर गिरे जूस को देखते हुए कहा जो इतरत के हाथ से गिरा था, जबकि मुदस्सिर साहब मलिक तुराब अली के नाम पर चौंके थे। फिर इतरत की हालत के पीछे सारी वजह समझकर वो इतरत को साथ ले जाने लगे थे ताकि अकेले में उससे बात कर सके, मगर वो हाथ छुड़ाती बनीन की जानिब मुड़ी। जो कहा है वो करना बनीन, वो सख्त लहजे में बोल रही थी। किसी भी तरह उसे मलिक तुराब अली से दूर रखना था। मुदस्सिर साहब ने एक बार फिर उनका बाजू पकड़ा था। मामा, आप क्यों मना कर रही हैं मुझे? पूरी क्लास में सिर्फ मुझे ये मौका मिल रहा है और आप चाहती हैं कि मैं ये मौका कमा दूं? वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसकी मामा को क्या हो गया है। मुझसे बहस मत करो बनीन, मैंने जो कहना था कह दिया। तुम इस करप्ट सियासतदान से दूर रहोगी और कल ही इस थीसिस के लिए किसी और का इंतखाब करोगी। इतरत अपना फैसला सुनाकर मुदस्सिर साहब से हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई थी। बनीन ने मदद तलब नजरों से मुदस्सिर साहब की जानिब देखा था। ये तुम दोनों माँ बेटी का मामला है, मैं तो किसी एक की साइड हरगिज नहीं लूंगा। वो तो अपने हाथ खड़े कर चुके थे, जानते थे इस मामले में इतरत सही थी। वो इतरत बेगम के पीछे गए थे जबकि बनीन वहीं खड़ी रह गई थी। मॉम, क्यों नहीं चाहती कि मैं तुराब अली से मिलूं? वो खुद से सवाल कर रही थी।
आंटी उरूसा कहाँ है? वो अजलत में घर में दाखिल हुआ था। लॉन्च में बैठी नौशबा बेगम ने उसे देखकर गहरी सांस ली थी, जैसे कि उसके यहाँ आने के बारे में पहले से जानती हो। वो अपने अब्बू के साथ गई है। किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था उसका। वो साइकेट्रिस्ट नहीं कह सकी थी। आपने जाने क्यों दिया उसे आंटी? उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है। वो थका सा उनके सामने बैठा बोला था। उसे जरूरत है बेटा। वो हमारी बात नहीं मानती, मगर कल उसने खुद आकर ये बात की तो मिनहाज ने देर नहीं की थी। हम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं। वो तफसीलन गोया हुई थी। तभी मीना साहब की आवाज पर वो मुड़ा था, जो उरूसा से बात करते हुए अंदर आ रहे थे। अंकल, मैं 5 मिनट के लिए इसे बात कर सकता हूँ? वो पूछकर रुका नहीं था, बल्कि उरूसा को साथ लिए छोटे से गार्डन में आ गया था। तुम पागल हो गई हो उरूसा, ये क्या बचपना है? वो सख्त खफा लग रहा था। उरूसा ने मुस्कुराकर उसका चेहरा देखा था, फिर उसके पास से गुजरकर क्यारी में लगे फूलों की जानिब आई। जानते हो मुराद, अब्बू ने मुझे ये पौधा ला कर दिया था। मैंने दिन रात इसकी देखभाल की, फिर इस पर पहला फूल लगा, वो खुद ब खुद टूट कर गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दोबारा उन पौधों की देखभाल नहीं की। वो मुरझा गए। वो कहकर मुड़ी तो मुराद को खुद की जानिब ना समझी से देखते पाया। मेरी कोई चीज मुझसे दूर जाए तो मैं उसे तोड़ देती हूँ मुराद, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। वो आंसू साफ करती बोली तो मुराद कुछ बोल ना पाया। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो मुराद, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए खुद को बदलूंगी। वो दिल ही दिल में बोल रही थी, जबकि नजरें मुराद पर थीं। अच्छा छोड़ो ये सब, घर चलो। मम्मा ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। मुराद को समझ ना आया क्या कहे, तो उसने बात बदल दी। फ्रेश होकर आती हूँ। वो भी मुस्कुराई थी। अभी चलो तुम। वो उसका बाजू पकड़कर साथ ले जा रहा था। तुम्हारा रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा मुराद। तुम मुझसे जान छुड़ाने की प्लानिंग भी करते हो और मेरा ख्याल भी करते हो। वो मुराद के साथ चलती सोच रही थी। तेरे होने से इजाद हुआ लफ्ज़ मोहब्बत, तेरे साथ से मालूम हुए रंगे हयात। तुम उसे परेशान करियो इतरत, तहम्मुल से भी बात की जा सकती है इतरत। वो उनके सामने खड़े संजीदगी से बोले तो बेड पर बैठी इतरत ने चेहरा उठाकर उनकी जानिब देखा। मैं डर गई हूँ मुदस्सिर, तुम नहीं जानते आज उस शख्स को देखकर मेरी हालत क्या हो गई थी। मैंने इतने साल बनीन को उसे बचा कर रखा, और अब वो खुद उसके सामने जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तुम्हारा ये रवैया बनीन के दिल में कितने सवालात को जन्म दे चुका है। इन सवालात के जवाब दे सकोगी उसे? वो कातिल है अपने ही खून का मुदस्सिर। मैं अपनी बेटी को उसके पूरे खानदान के साए से दूर रखना चाहती हूँ। मुदस्सिर के सवाल पर फटपड़ी थी। उसे सच बता दो फिर, वरना वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। मुदस्सिर ने कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब करके कहा था। वो बहुत सफाक है मुदस्सिर, मुझे मेन्यू का वो चेहरा नहीं भूलता। उसकी आंखें मुझसे इंसाफ का शिकवा कर रही थी, और मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे मीनू का वो चेहरा नहीं भूलता। उसकी आंखें मुझसे इंसाफ का शिकवा कर रही थी, और मैं कुछ नहीं कर सकी। वो अपना चेहरा छिपाए रो रही थी। तभी बनीन के एक ख्वाहिश ने 23 साल पहले का जख्म हरा कर दिया था, जो वक्त के साथ नासूर बनने वाला था। अबिया तुम यही रुको, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ। बासित के साथ वो दोनों लाहौर आई थी। लम्स ने जिद कर बासित को यूनी से वापस भेजा था। उसका मानना था कि अबिया को 2 साल यहाँ गुजारने हैं, तो उसे सब खुद करना होगा। बासित भी उसकी बात को सही गुरदानता वापस चला गया था। उसे अपनी खाला से मिलने जाना था। जल्दी आना, अबिया ने इशारों से उसे कहा, तो लिम्स ने उसे 2 मिनट का इशारा किया था और आगे बढ़ गई थी। कहाँ है तू? शाहरुख मोबाइल पर बात करता आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर बेजारी थी। यार जल्दी पहुंच, मैं कैंटीन जा रहा हूँ। दूसरी जानिब की बात सुनकर वो मजीद चिढ़ा था। फोन बंद कर वो कैंटीन की जानिब बढ़ गया था। फरीद को क्लैरिकल ऑफिस में काम था, जिसकी वजह उसने शाहरुख को भी वहीं बुला लिया था। शाहरुख का मूड पहले ही खराब था। जब से उसे बासित की जॉब का मालूम हुआ था, उसे उसी कंपनी में बासित से निचली पोस्ट की ऑफर दी गई थी, जो उसने रद्द कर दी थी। वो बासित का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अपनी सोचों में गुम आगे बढ़ रहा था, जब अचानक सीढ़ी उतरती लम्स का पाँव फिसला था। उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल, जिससे पानी पी रही थी, शाहरुख को भिगो गई थी। व्हाट द हेल, उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब सामने लम्स के चेहरे पर नजर पड़ी थी। वो शर्मिंदगी से उसकी शर्ट को देख रही थी। उसने धीरे से एक हाथ अपने कान की जानिब बढ़ाया। चेहरे पर मासूमियत थी, जो शाहरुख को उसी वक्त चारों शाने चित कर चुकी थी। वो मुसलसल टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था, जो बोतल का ढक्कन बंद कर कर दोनों कानों पकड़कर सॉरी कर रही थी। शाहरुख मुस्कुराया तो लिम्स भी जबरन मुस्कुराई। उसने बैग से चॉकलेट निकालकर शाहरुख की जानिब बढ़ाई और अंगूठे और उंगली की मदद से उसे मुस्कुराने का इशारा किया। लड़के के चेहरे पर हवाइयां उड़ी देख वो उसके साथ तेजी से आगे बढ़ गई थी। बिया, उसके चाहते ही शाहरुख ने जेर लब उसका नाम दोहराया था। क्या बिया बिया लगा रखी थी? सीधे से बता नहीं सकती? मेरी बहन इधर उधर हो गई है। अब बिया नई दोस्त को लताड़ती आगे बढ़ रही थी।
रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसका फोन बजा था। वो लाउंज में बैठी थी। आसपास सब चीजें वैसे ही बिखरी पड़ी थी। मुद्दस्सिर साहब इतरत बेगम को कमरे में ले जाने के बाद अब तक बाहर न आए थे, जबकि वो बाहर बैठी अपने जहन में उबलते सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश कर रही थी। फोन की आवाज ने उसकी सोचों में खलल डाला था। शान का नंबर देखकर उसने वक्त देखा था, 1 बजने वाला था। उसने गहरी सांस भरते फोन पिकअप की थी। सब ठीक है? शान के सवाल पर उसके रुके हुए आंसू बह निकले थे। वो जो पिछले कई घंटों से माँ बाप के इंतजार में बैठी थी, अब जिप्त खो गई थी। नहीं, उसने बामुश्किल आवाज हलक से निकाली थी। वो आज बाहर नहीं आएंगे, तुम कमरे में जाओ। शान की संजीदगी से कहने पर उसने इर्द गिर्द देखा। अब्बा ने बताया मुझे, तुम उठो वहां से और सब साथ ले जाना। वो जैसे ऑर्डर दे रहा था। शान, बनीन ने उसका नाम लिया तो उसने गहरी सांस ली। मेरे रूम में जाओ और अलमारी के लॉकर से एक एल्बम निकालो। तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब तुम्हें वहां मिल जाएंगे, लेकिन अम्मा अब्बा से तुम कोई सवाल नहीं करोगी। शान का लहजा आखिर में सख्त हुआ था। बनीन ने जल्दी से सब इकट्ठा किया और अपने कमरे में रख कर वो शान के कमरे में आई। कुछ देर बाद वो एल्बम लिए बेड पर बैठी थी। एल्बम काफी पुराना था। उसने जैसे ही एल्बम खोला, पहली तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में हैरानी उतरी। इर्तिसाम मलिक तुराब अली पापा के कुलीग थे। मुदस्सिर मुदस्सिर साहब के साथ हाथ में डिग्री लिए खड़े इर्तिसाम को देखकर वो फिर से सवाल बुनने लगी थी। उसने अगली तस्वीर खोली तो व्हाइट सूट पहने, सुर्ख दुपट्टा सर पर जमा एक लड़की इतरत बेगम के साथ खड़ी थी। ये कौन है? उसने तस्वीर पर जैसे ही फेरा, एक आंसू उसकी आंखों से निकला था। उसने नासमझी से अपने आंसू को देखा था। अगली तस्वीर में वो लड़की इर्तिसाम के साथ खड़ी थी। दोनों शायद कोर्ट मैरिज कर चुके थे, लेकिन मलिक तुराब अली के दूसरे बेटे की शादी का जिक्र तो नहीं था कहीं। अगला सवाल सहन में जन्म ले चुका था। मामा और पापा का इनसे क्या ताल्लुक है? क्या ये सब दोस्त थे? उसने अगली तस्वीर में चारों को इकट्ठा खड़े देखकर पूछा, मगर एक चीज उसे खटकी थी। इतरत की गोद में एक बच्चा था। ये कौन है? बच्चा तकरीबन 2 साल का था। तभी उसका फोन बजा था। उसने फोन उठाते अगली तस्वीर खोली थी। शान, ये उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब उसने इर्तिसाम की गोद में एक बच्ची को देखा था। आज की रात बहुत भारी गुजरेगी तुम पर बनीन, तुम्हें बहादुर बनना है। शान की आवाज उसे बहुत दूर सुनाई दी थी। दिमाग उस वक्त वो समझने की कोशिश में था जो उस तस्वीर में नजर आ रहा था, जबकि दिल मुसलसल नफी कर रहा था। उसने तस्वीर निकाल कर हाथ में ली। वो बहुत गौर से देख रही थी। अचानक उसके हाथ से तस्वीर फिसली थी। जैसे ही तस्वीर बेड पर गिरी, उसके पीछे लिखी इबारत को देखकर उसने चौंक कर फोटो उठाई। एक साला बनी इर्तिसाम मलिक अपने बाबा को तंग करते हुए उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसकी थी। शान, ये क्या लिखा है इस पर? शान, ये झूठ है। मैं बनीन मुदस्सिर रजा हूँ। वो शायद बौखलाहट का शिकार थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी बात सुनो बनीन, ये सच है। वो सच जो तुमसे छिपाया गया है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से एक वादा जुड़ा है। उसे शान की बातें समझ नहीं आ रही थी। मलिक तुराब अली, जिसे तुम फरिश्ता सिफत इंसान समझती हो, वो जहरीला सांप है जिसने अपनी ही औलाद को निगल लिया। वो कातिल है तुम्हारी असल माँ बाप का। उसने तुम्हारा वजूद, तुम्हारी माँ का वजूद तक इस दुनिया से खत्म कर दिया। अम्मा तुम्हें साथ लाई थी ताकि तुम्हें इस मलिक तुराब अली से बचा सके। मेरी माँ की इतने सालों की कोशिश को रायगा मत जाने दो। पीछे हट जाओ, भूल जाओ मलिक तुराब को। शान के हर लफ्ज पर उसे अपना आप टूटता महसूस हो रहा था। सच्चाई ऐसी थी जो उसका दिल चीर गई थी। मेरे माँ बाप कैसे मरे? उसने आंसू साफ करते हुए सपाट लहजे में पूछा। मीनू आंटी को मरवाने के लिए उन्हें कार में ब्लास्ट करवाया गया था, मगर उस दिन इर्तिसाम अंकल उनको लेने खुद चले गए थे और रास्ते में ही वो जिप से बोला था। वो जानता था बनीन को सारी सच्चाई बताकर वो माँ से क्या वादा तोड़ रहा है, मगर बनीन को रोकने के लिए उसे ये करना था। और मेरी माँ, उसके अल्फाज गले में अटके थे। उन्हें जिंदा जला दिया था। आंखें बंद करता वो एक सांस में बात मुकम्मल कर गया था। बनीन का हाथ दिल पर गया था। फोन बंद हो गया था। शान का दिल बेचैन हो गया था। वो उसके पास जाना चाहता था, मगर 7 समुंदर पार बैठे वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय दुआ के। वो दिल पर हाथ रखती पीछे को गिरी थी। उन्हें जिंदा जला दिया गया। अल्फाज नहीं, पिघला हुआ शीशा था जो उसके कानों में डाला गया था। इतना ही सच उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो जिन्हें अपने माँ बाप समझती आई थी, वो उसके माँ बाप नहीं थे। यहाँ तो उस पर कयामत टूट पड़ी थी। वो इर्तिसाम और बनीन की तस्वीर थामे फूट फूट कर रोई थी। मलिक तुराब अली की सफाकियत पर उसका दिल करची करची हो चला था। नफरत की एक चिंगारी भड़क चुकी थी जो आगे चलकर सब कुछ जलाने वाली थी, शायद बनीन को भी। बासित भाई, ऐसा करते हैं, क्लासेस तो नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी, तो मैं अबिया को साथ ले जाती हूँ। अगले हफ्ते मैं दोबारा आ जाऊंगी और वीकेंड पर आप मुझे वापस ले जाना। वो लोग करीबी रेस्टोरेंट में बैठे खाने खा रहे थे जब लिम्स ने अपनी तजवीज़ पेश की। तुम्हारा अकेले सफर करना मुनासिब नहीं है लिम्स, मैं साथ जाऊंगा तुम्हारे। बासित ने अबिया की प्लेट में मजीद चावल डालते हुए कहा, जिसने एक नज़र उठाकर बासित को देखा था, मगर वो लिम्स की जानिब मतवज्जा था।
वो सर झुकाकर फिर से खाने लगी। आप तो ऐसे डरते हैं जैसे हम छोटे बच्चे हैं। पूरे 24 साल की हो जाऊंगी मैं 2 माह बाद, और 4 माह बाद अभिया 23 की। उसने शरारती लहजे में कहा तो अभिया ने उसके कंधे पर मुक्का मारा, जबकि उसके रिएक्शन पर बासित भी मुस्कुराया था। वो छोटी है तुमसे, उसे तंग मत किया करो। अभिया को खाना छोड़ते देखकर बासित ने मौजूद गुस्से से लिम्स को कहा तो अभिया मुस्कुराकर फिर से खाना खाने लगी। ये बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है भाई। आज तो यूनी में उसने अपनी नई बनी दोस्त को भी डरा दिया। वो उसे ढूंढते हुए परेशान हो गई थी, जबकि ये मैडम छिप कर खड़ी उसे देख रही थी। लम्स ने उसकी हरकत बताते हुए उसे घूरा था। अभिया ने खाना छोड़कर हाथ से चंद इशारे किए थे, जो बासित और लिम्स ने गौर से देखे थे, जबकि वो मुंह चढ़ा गई थी। अभिया ठीक कह रही है लिम्स, दोस्ती में हमदर्दी का आंसर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं है जो लोग हमदर्दी में उसकी जानिब बढ़े। अभिया की जानिब देखते बासित ने दिल की गहराई से अपनी बात मुकम्मल की थी। अभिया का झुका सर मजीद झुक गया था, जबकि लिम्स ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। मुझे याद है, आपकी खाला का बेटा, क्या नाम है उसका भला? लिम्स ने याद करने की कोशिश करते हुए बात अधूरी छोड़ी। शाहरुख। बासित ने नाम लिया तो लिम्स सीधी हुई। आज जूनी में देखा मैंने उसे। मुझसे गलती से उस पर पानी गिर गया, मगर हैरानी तो मुझे तब हुई जब वो एक लफ्ज न बोला बल्कि मुस्कुरा रहा था। लिम्स ने ड्रामाई अंदाज में बताया तो बासित ने पुरसोच अंदाज में उसकी जानिब देखा। उसने कुछ कहा तुमसे? बासित ने पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। मुझे तो लगता है शायद मुझे पहचाना भी नहीं है उसने। मैंने भी फोटोज ना देखी होती तो शायद कभी ना पहचानती। लम्स ने लापरवाही से कहते हुए दोबारा से खाना शुरू कर दिया था। क्या वो पढ़ते हैं या फिर? जल्दी करो लिम्स, हमें निकलना भी है। वो उसकी बात काट गया था। वो जानता था शाहरुख कितनी नफरत जताता था उससे। ऐसे में लिम्स का उसे मिलना और उसका पूछना उसे पसंद नहीं आया था। कोई आया था घर पर? शाहरुख थका हारा घर लौटा तो टेबल पर पड़ी मिठाई के डब्बे को देखकर चौंका था। बासित आया था, नौकरी लगी है उसकी, यहाँ की कंपनी में मिठाई देने आया था। मिठाई की जानिब बढ़ता शाहरुख का हाथ रुका था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बामुश्किल अपने लहजे को काबू करता वो तेज कदम उठाता अपने कमरे में बंद हो गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसने तेजी से बटन खोलकर अपनी शर्ट बेड पर उछाली थी। गुस्सा कम करने की कोशिश में वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। मेरा हक छीनकर यहाँ मिठाई उठाकर ले आया। उसे बेड की चादर खींचकर उतारी थी। मुनाफिक इंसान, ढोंग रचाता है अच्छेपन का। वो एक के बाद एक कुशन जमीन पर फेंक रहा था। जब दिमाग की नसें फटने को हुई तो वॉशरूम में बंद हो गया। शॉवर के नीचे खड़ा वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। बार बार बासित का चेहरा नसों के सामने आ रहा था। वो उसे अपना मजाक उड़ाता मालूम हो रहा था। मैं मार डालूंगा तुम्हें, वो एकदम चिल्लाया था। आंखें बंद करने पर उसकी नजरों के सामने लिम्स का मुस्कुराता चेहरा आया तो उसका गुस्सा खुद ब खुद कम होना शुरू हो गया था। उसका कान पकड़कर सॉरी करना अब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया था। वॉशरूम से बाहर आया तो नॉर्मल था। कमरे की हालत देखकर उसने अफसोस से सर हिलाया। बासित से नफरत में वो हमेशा अपना ही नुकसान करता था। अब भी वो अपने मोबाइल की स्क्रीन तुड़वा चुका था। मुझे उसके बारे में सब मालूम करना है। तुम मेरी हर पसंदीदा चीज मुझसे छीन लेते हो, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो लिम्स का तस्वुर जहन में लाता लशूरी तौर में बासित से मुखातिब था। बचपन से बढ़ता हसद नफरत में बदल चुका था, जिसके मजबूत जड़ें शाहरुख हैदर को शायद तही दमा करने वाली थी। आने वाला वक्त उसकी जिंदगी में आजमाइश लाने वाला था, जिससे वो खुद भी अनजान था। हाय लिम्स के जिद करने पर बासित ने उन्हें ट्रेन में बैठा दिया था। उसके साथ एक लड़की और एक आदमी भी था। अभिया के सोने के बाद वो सामने बैठी गुमसुम लड़की से मुखातिब हुई, मगर उसने कोई जवाब ना दिया तो लिम्स ने नफी में सर हिलाया। ये जो ऊपर सो रही है, ये जवाब ना दे तो समझ आता था, मगर अभी कुछ देर पहले मैंने खुद तुम्हें बोलते हुए सुना था। लिम्स ने आहिस्ता आवाज में कहा। उरूसा ने उसकी जानिब देखा तो लिम्स मुस्कुराई। मैं अजनबियों से बात नहीं करती, वो दो टोक अंदाज में बोली थी। बेटा, इसकी तबीयत जरा खराब है। साथ बैठे आदमी ने बदवक्त मुस्कुराते लिम्स को कहा था, जिसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाकर पीछे टेक लगा रही थी। छोटी सी जिंदगी है, जाने कब खत्म हो जाए। लिम्स ने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद कलामी की थी। उरूसा ने उसका उदासी भरा जुमला सुना तो उसके चेहरे की जानिब देखा, मगर उसका चेहरा बेतासिर था। जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल होता है, बहुत से उतार चढ़ाव और आजमाइश, मगर कामयाब होना इंसान पर मुख्तसर है। तुम जिस भी कशमकश का शिकार हो, कुछ अरसा उससे खुद को अलग कर लो। लिम्स की आखिरी बात से उसे अंदाजा हुआ था कि वो उससे मुखातिब थी। मशवरा देना आसान है, करना भी आसान है। लिम्स ने उसके जवाब देने पर दूबदू कहा। अगर कोई तुमसे उकता चुका हो, तुम उसकी बोझ बन चुके हो, मगर फिर मैं वो शख्स आपकी केयर करे तो क्या किया जाए? उरूसा के सवाल पर लिम्स ने कुछ फासले पर खड़े मिनहाज साहब को देखा, जो उनकी जानी मतवज्जा नहीं थे। वक्त दो खुद को और दूसरे शख्स को भी। बातचीत मसाइल का हल होता है, इससे बात करो।
उसकी बात सुनो, लिम्स ने मशवरा दिया था। और अगर मेरी जगह तुम होती तो? उरूसा ने सवाल किया तो लिम्स मुस्कुराई। मेरा मामला बहुत अलग है, मैं माफ़ करने के कायल नहीं हूँ। मैं जवाबी वार करती हूँ। कोई मुझसे दामन छुड़ाना चाहेगा तो मैं उसे खाली हाथ कर दूंगी। लिम्स की बातों से उरूसा खौफजदा हुई थी। रिलैक्स, मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ मगर अनापरस्त भी, लिम्स ने मुस्कुराते हुए कहा तो उरूसा पीछे होकर बैठ गई। वो कुछ दिनों के लिए अपनी दादी के पास रहने जा रही थी ताकि मुराद से दूर रह सके और खुद को जज कर सके। बात मुराद भी उस बात से बेखबर था कि उरूसा लाहौर से जा चुकी है। आपा, मैंने तो कहा था उसे कि लिम्स को यहाँ ले आए। मैं भी उसे मिल लेती मगर वो ज्यादा ही पोजेसिव हो रहा था। कह रहा था शाहरुख को शायद पसंद ना आए उसकी कजन का यहाँ आना। नूरिया बेगम फोन पर बात कर रही थी। जब शाहरुख कमरे से निकला तो उनका जुमला सुनकर उसके कदम रुके थे। हाँ आपा, जितनी तारीफ वो लिम्स की कर रहा था, मेरा बहुत दिल था उसे मिलने का। अचानक ही उनके लहजे में उदासी आई थी जबकि शाहरुख ने किचन का रुख किया था। फिर से पानी का गिलास भरकर बाहर आया था। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ख्याल करता है उसका। बचपन का साथ दोनों का, बस अल्लाह दोनों का साथ बनाए रखे। उन्होंने दुआ दी तो शाहरुख के दिमाग में क्लिक हुआ, लिम्स अंसारी। नाम तो वो उसका पहले भी सुन चुका था मगर अब जिस अंदाज में उसका तारुफ उसके सामने आया था, वो सर झटकता मुस्कुराया था। दिमाग पर शैतान हावी होने लगा था जो उसको शायद जिंदगी की गहरी चोट लगाने वाला था। मगर ये एकदम ही जहन में बिया का चेहरा आया था। वो फौरन घबराया था, उठकर घर से निकल गया था। आसपास होती फजर की अजानों ने बनीन की रात जगह को खत्म किया था। सारी रात जागने और रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी, उनमें सुर्खी छा गई थी। उसने खुद को संभालते एल्बम बंद किया था और वापस उसकी जगह पर रखकर वो अपने कमरे में आ गई। चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी, किसी बड़े फैसले की पेशन गोई कर रही थी। उसने फ्रेश होकर चाय नमाज बिछाई। नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक बार फिर शान की बातें जहन में गूंजने लगी। शान को वो हमेशा इतरत और मुदस्सिर के लिए पहली औलाद समझती थी जिसका वो हर खर्चा उठाते थे मगर उसकी तरह उसकी लाड उठाए जाते थे। वो बेसाख्ता अल्लाह के शुक्रगुजार हुई थी जिसने उसे इतरत और मुदस्सिर जैसे माँ बाप दिए। इर्तिसाम और मीनू का मुस्कुराता चेहरा याद आया तो आंखें फिर से नम हो गई थी। अल्लाह, मुझे सब्र नहीं आ रहा। मैंने अपने असल माँ बाप को महसूस नहीं किया मगर फिर भी ये दिल टूट रहा है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मैं अपने माँ बाप को इंसाफ दिला सकूं। एक सफाक इंसान को जो खुद को खुदा मान बैठा है, उसे उसकी हकीकत बता सकूं। वो हाथ उठाए अल्लाह से बातें कर रही थी। उसकी ज़ात का सुकून अल्लाह के पास ही था। काफ़ी देर तक वो दुआएं मांगती रही, फिर उठकर कमरे से निकल आई। किचन में जाकर उसने चाय बनाई और इतरत के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक होने पर मुदस्सिर साहब ने इतरत की जानिब देखा जो नमाज पढ़कर सलाम फेर रही थी। वो खुद भी वही नमाज अदा कर चुके थे। उन्होंने दरवाज़ा खुला तो सामने बनीन को देखकर चौंके। हटे रास्ते से, मुझे मामा से मिलना है। बनी ने बिना उनकी जानिब देखे कहा तो उसकी नाराज लहजे पर मुदस्सिर साहब मुस्कुरा कर उसे रास्ता दे गए। इतनी नाराज है मुझसे कि मेरे पास भी नहीं आई। मुझे चुप तक नहीं करवाया आपने। चाय की ट्रे उनके सामने रखकर वो मसले पर ही उनके सामने बैठ गई थी। इतरत ने उसके सुर्ख आंखें देखकर बेसाख्ता मुदस्सिर साहब को घूरा था जिन्होंने उसे बाहर नहीं निकलने दिया था। बेगम, ऐसे मत देखे, आपके गुस्से से अपनी बच्ची को बचाने के लिए आपका गुस्सा खुद पर सहा है मैंने। मुदस्सिर साहब अपना दफा करते बोले तो इतरत ने रुख मोड़ लिया और बनीन को अपने हिसार में ले लिया। मुझसे नाराज मत हो, मैं आज जाकर मना कर दूंगी सर को। वो नम लहजे में बोली तो इतरत बेगम की आंख में आंसू आए। अच्छा, अब रोना बंद करें। हम क्यों किसी करप्ट सियासतदान की वजह से अपनी लाइफ खराब करें। बनीन उनसे अलग होती लहजे को खुशगवार बनाती बोली थी। इतरत बेगम और मुदस्सिर साहब मुस्कुरा दिए थे। एक ही कप से वो इतरत के साथ चाय पी थी। अब मुदस्सिर साहब को तंग कर रही थी। उनकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। दूर खड़ी किस्मत मुस्कुराई थी, शायद उनको देखकर या फिर आखिरी बार खुश देखकर। हाय मुराद, यूनी में दाखिल होते ही नौशी उसके सामने आई थी। हाय, वो बेजारी से कहकर आगे बढ़ा तो नौशी एक बार फिर उसके आगे आई। कॉन्ग्रेचुलेशन। उसकी मुबारकबाद देने पर मुराद ने उसे अजीब नजरों से देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शबा हो। ओ कम ऑन मुराद, अब इतना प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अपनी खुशी जाहिर करो, फाइनली तुम्हारी जान छूट गई। वो नौशी की बात का मतलब नहीं समझा था। लगता है आज दिमाग कहीं छोड़ आई हो। वो तंज करता आगे बढ़ने लगा तो नौशी ने उसका बाजू पकड़ा। डरो मत, वो चली गई है, अब तुम आज़ाद हो। उसके बाजू पकड़ने पर मुराद ने उसे घूरा तो मुस्कुराती हुई बोली। पहली बार उसकी मुस्कुराहट उस पर इसरार लगी थी। पहेलियां बुझाना बंद करोगी और मेरा वक्त तय करना भी। वो चिढ़ता हुआ बोला था। मैंने कल उरूसा को देखा था, वो एक बड़ा सूट केस लिए जा रही थी। अंकल उसके साथ थे।
मैंने पूछा तो अंकल ने बताया कि वो उरूसा को कराची छोड़ने जा रहे हैं। पड़ोसी होने की वजह से नौशी ने उन्हें जाते देख लिया था, जबकि मुराद शौक की कैफियत में खड़ा था। कल तो वो उससे मिला था, घर भी ले गया था। अचानक से उरूसा का जाना उसे बेचैन कर गया था। उसने अपना फ़ोन निकाल कर उसे फ़ोन करना चाहा, मगर नंबर बंद जा रहा था। नौशी को उसका फिक्र भरा अंदाज खुला था। फॉर गॉड सेक मुराद, अब वो जा चुकी है तो खुशी मनाओ। क्यों उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो, ताकि वो तुम्हें फिर से खिलौना समझकर अपनी उंगलियों पर नचाए? नौशी की बात पर उसने उसकी जानिब देखा। आउटिंग हम लोगों का आउटिंग का प्रोग्राम है। क्लासेस खत्म होते ही सानुल तुम्हें पिक कर लेगा। नौशी अपनी ही धुन में कहती वहां से चली गई थी। यार, यहाँ स्टैचू बना क्यों खड़ा है? सानुल वहां आया तो मुराद को देखकर टोकते हुए बोला, क्या उरूसा सच में मुझे खिलौना समझकर ट्रीट करती थी? उससे खोए हुए लहजे में पूछा था। सच बताऊं तो हाँ, हर वक्त तुझ पर पाबंदियां लगाना, किसी लड़की की किसी लड़की को तुझसे बात करते देख उसका हश्र कर देना, फिर तुम्हें सबके सामने अपने साथ रहने पर मजबूर करना, बहुत अजीब है वो। सानुल लापरवाही से बोल रहा था। मुराद ने अपना फोन पॉकेट में डाल लिया था। नौशी बता रही थी आउटिंग का प्रोग्राम है आज। वो नॉर्मल होता उसके साथ चलते हुए बोला तो सानुल भी कंधे उचकाता उसकी बात का जवाब देने लगा। मुराद ने फैसला किया था, अगर अब उसे मौका मिल गया है उरूसा से जान छुड़ाने का, तो वो अब खुद भी उसके पीछे नहीं जाएगा। बचपन में उरूसा को अकेले बैठ के रोता देखकर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसकी जानिब। उरूसा के लिए सिर्फ उसकी दोस्ती मायने रखती थी, क्योंकि उसने उसे रोने नहीं दिया था फिर। मगर उसकी नेचर ही ऐसी थी कि वो खोने से डरती थी। आज वो अपने डर को खत्म करने के लिए मुराद को आजाद छोड़ चुकी थी, उस उम्मीद पर कि वो उससे दूर नहीं जाएगा। लेकिन वक्त ही बताने वाला था कि आगे जिंदगी कैसा मोड़ लेने वाली थी। अपना घर अपना ही होता है और हॉस्टल हॉस्टल ही होता है। घर पहुंचते ही वो बेड पर लेटकर अबिया को चिढ़ाते हुए बोली थी, जो हॉस्टल में रहने की जिद कर चुकी थी। अबिया, बात सुनो, अच्छे से खाया पिया करना। वहाँ बासित भाई नहीं होंगे तुम्हारी प्लेट भरने के लिए। कोई एकदम उठती बोली तो अबिया ने क्वेश्चन उस पर फेंका। इंसान मशवरा भी ना दे अब। जब ये लिम्स अंसारी तुम्हारे पास नहीं होगी, तब तुम्हें कदर होगी मेरी। लम्स ने रूठने की अदाकारी की तो अबिया ने एक और क्वेश्चन उस पर फेंका। अबिया के चेहरे के बिगड़े तासरात पर वो हंसने लगी। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब आराम कर लो। वैसे ही मैं खुद को अब तक ट्रेन में महसूस कर रही हूँ, लिम्स ने बाजू फैलाते हुए कहा तो अबिया जबरदस्ती उसके बराबर में जगह बनाकर लेट गई। अबिया कोई तंग करे तो फौरन बासित भाई को बताना, किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है। वो छत की जानिब देखती बोल रही थी, जब अबिया ने उसके मुंह पर हाथ रखा। बदतमीज, तुम्हें कोई डरा सकता है भला? उसका हाथ मुंह से हटाकर वो चढ़ती हुई बोली तो अबिया हंसने लगी। लिम्स ने उसे हंसते देखकर तकिए से मारना शुरू कर दिया था। अबिया ने भी तकिया उठा लिया था। बदगुमान है तू, वजाहत नहीं देनी मैंने, जान देनी है मगर अजियत नहीं देनी मैंने। आज उदासी है मेरे दिल में, उतर आंख में झांक, कल तुझे उसकी भी इजाजत नहीं देनी मैंने। वो अपनी दादी के घर आई थी। मिनाज साहब नीचे अपनी अम्मा के पास मौजूद थे, जबकि वो छत पर आ गई थी। वो 10 बजे पहुंचे थे। थकन के बाइस मिनाज साहब ने कुछ देर आराम किया था, जबकि वो शाहिद बेगम के पास बैठी रही थी। रात होने को आई थी, वो एक लफ्ज भी नहीं बोली थी। मौसम के बदले अंदाज भी उसकी जामिद खामोशी को तोड़ नहीं पाए थे। वो रेकिंग के सहारे खड़ी बाहर देख रही थी। वो आम सा मोहल्ला था, जहाँ शाम के साए गहरे होते ही लड़के गली में क्रिकेट खेलने के लिए निकल आए थे। मीनाज साहब के वालिद और वालिदा यहाँ अपनी मर्जी से रहते थे। वो अपना घर छोड़कर जाने को राजी नहीं थे। तभी से वो यहाँ रहते थे कि जबकि एक पोर्शन उन्होंने किराए पर दिया हुआ था, जहाँ 2 भाई रहते थे। मेरी बात सुन, मदद करनी है तो राशन डलवा दे उसके घर जाकर, उसकी तलाक ना करवा। संजीदा गंभीर आवाज पर उरुसा चौंक कर मुड़ी थी। वो दाई जानिब खड़ी थी, इसलिए आने वाले ने उसे नहीं देखा था। उसके शौहर को काम पर लगवा अपने साथ ले जाया कर। बहन पर तलाक का धब्बा लगवाना समझदारी नहीं है। वो अभी उरुसा की मौजूदगी से बेखबर अपनी बात जारी रखे हुए था। देखा इम्तियाज, कल इस बारे में बात करते हैं। मैं मिलता हूँ तेरे बहन भाई से। उससे पहले वो मस्जिद कुछ बोलता, उरूसा तेजी से उसके पास से गुजर कर सीढ़ियां उतर गई थी। हादी फोन कान से लगाए दम बाखुद खड़ा था। किसी लड़की का इस घर में मौजूद होना उसके लिए हैरत का बाइस था। उसने सीढ़ियों की जानिब देखा जहां से वो अभी गुजरी थी, फिर सर झटकता फोन की जानिब मतवज्जा हो गया। शार को उसके प्रोफेसर्स ने यूं नहीं बुलाया था। वो लोग उसे कुछ अर्सा वहाँ पढ़ने का कह रहे थे। वो जो बासित की वजह से शदीद बेजारी का शिकार था, उस अहमियत के मिलने पर खुश हो गया था। उसका इरादा तो नहीं था पढ़ने का, मगर फिर भी एक बार बिया को देखने के घर से वो यूं नहीं चलाया था। वो अपने जज्बात को एक नाम देना चाहता था ताकि कोई फैसला ले सके।
आप भी वो डीन के ऑफिस की जानिब जा रहा था जब उसे वही लड़की दिखाई दी जो उस दिन लिम्स को अपने साथ ले गई थी। वो उसकी जानिब बढ़ गया था। एक्सक्यूज मी, उसने निहायत अदब के साथ उस लड़की को मुखातिब किया था, वो जो बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने आई थी। चौंक कर मुड़ी थी। जी, उसने हिचकिचाते हुए पूछा। 2 दिन पहले एक लड़की थी आपके साथ, मुझे उसके बारे में जानना था। शाहरुख के सवाल पर मनाहिल ना समझी से उसे देखने लगी। देखिए, आप जो कोई भी हैं, मैं आपको नहीं जानती, मैं भी आपको नहीं जानता मिस, और ना जानने में इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे बस उस लड़की के बारे में जानना है। शाहरुख का अंदाज दो टोक था। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। आपकी बार वो बुरा मुंह बनाते हुए बोली। सीधा सा सवाल पूछा है आपसे, उस दिन जो लड़की आपके साथ थी, मुझे उससे मिलना है। शाहरुख ने मनाहिल के अजीब अंदाज पर बामुश्किल खुद को गुस्सा करने से रोका था, मगर फिर भी उसका लहजा काफी हद तक बेजारी लिए हुए था। मुझे समझ नहीं आ रही आप किस लड़की का पूछ रहे हैं। मनाहिल उसके गुस्से से डरती हुई बोली। बिया नाम लिया था आपने उसका। शाहरुख के बताने पर मनाहिल का ध्यान अबिया की जानिब गया था। वो मेरी फ्रेंड है, घर गई है अपने। आपकी बार वो मशकूक हुई थी, कब तक आएगी। शाहरुख की बेचैनी उरूज पर थी। मंडे तक। मनाहिल के जवाब पर वो पुरसुकून हुआ। मतलब बस 2 दिन बाद वो उसे देख सकेगा। सर वो म्यूट है। मनाहिल उसके आंखों में अबिया के लिए पसंदीदगी देखकर बोली तो वो तो जाने लगा था उसकी बात पर रुका, मतलब वो बोल नहीं सकती। मनाइल की बात पर उसके चेहरे के तासरात बदले थे। आंखों के सामने लिम्स का कान पकड़ा सॉरी करना आया। मनाइल की बात की तस्दीक होते ही वो तेज कदम उठाता वहां से जा चुका था। बनीन, आप समत के साथ चल लीजिए, वो आपको मलिक तुराब से मिलवा देंगे। सर नवाज ने उसे अपने कैबिन में बुलाया था जहाँ समत पहले से मौजूद था और बेजार भी दिखाई दे रहा था। सर क्या आप किसी और का नाम मुझे दे सकते हैं थीसिस के लिए। बनीन बामुश्किल खुद को नॉर्मल रखकर पूछा था, जबकि उसके सवाल पर समत की तेवरी चढ़ी थी। एक्सक्यूज मी मिस बनीन, मेरे बड़े पापा इतने फ्री नहीं है कि बार बार आपके लिए वक्त निकालें, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। वो उसके सामने खड़ा होता बोला तो बनीन ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली। समत ने उसकी आंखों में झलकती नफरत को हैरत से देखा था। तो मत निकालें वक्त। वो दांत पीसती बोल रही थी जब सरनवाज ने उसे टोका। लास्ट मोमेंट पर थीसिस टाइटल चेंज नहीं हो सकता बनीन, आपको नेक्स्ट वीक ये सबमिट करवाना है। अब आप जाए समत के साथ। सरनवाज का अंदाज रियायत से आ रही था। समत तंजा मुस्कुराया तो बनी ने गुस्से से मुठ्ठियां बंद की। तुमने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है मलिक तुराब अली। वो दिल ही दिल में मलिक तुराब अली से मुखातिब थी। चलो। समत का अंदाज काफी हद तक आमेज था। वो सर झटकती उसके साथ चलने लगी थी। उसका हर बढ़ता कदम उसके अंदर के गुस्से को बढ़ा रहा था। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि अपने माँ बाप के कातिल को सामने देखकर वो क्या कर जाएगी। उरूसा, नाश्ता कर ले बच्चे। शाहिदा बेगम की फिक्रमंद आवाज सुनकर वो कमरे से निकली थी। आप कर ले दादी, मुझे भूख नहीं है, उरूसा ने झुंझलाते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। उरूसा यहाँ आओ। मीना साहब की संजीदा आवाज पर रुकी थी, फिर पलट कर उनके पास आई। यहाँ बैठो। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। बेटा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें दादी के पास जाना है, तो बेटा अब इस तरह कर कर तुम दादी को क्यों तकलीफ दे रही हो। वो नरमी से पूछ रहे थे जबकि उरूसा की आंखें अब आंसू छलकाने वाली हो गई थी। मुझे लगता है सब वक्त ही है अब्बू, दादी भी मुझसे उकता जाएंगी। वो दिल की बात जबान पर ले आई थी, मगर दू बदल के साथ नौशी ने उसे तस्वीर भेजी थी जिनमें वो मुराद को खुश देख सकती थी। वो तो उसके जाने पर खुश था, यही चीज उसे तकलीफ दे रही थी। बेटा, दादी क्यों अपनी बेटी से उकताएंगी। शाहिदा बेगम फौरन उसके पास आकर बैठी थी। क्योंकि मैं साइको हूँ, सब पागल कहते हैं मुझे, वो तलखी से बोली तो शाहिदा बेगम ने उसे अपने साथ लगाया। सारी दुनिया पागल हो सकती है, मेरी बच्ची नहीं। मेरी बच्ची तो इतनी हसास है, दादी को रात में उठ उठ कर देखती है। वो नरमी से उसके बाल चला रही थी जबकि उनकी बात पर वो रोते रोते हंस दी। आप सच में जाग रही थी। उसने उनसे अलग होते पूछा तो शाहिदा बेगम ने शरारत से हाँ में सर हिलाया। दादी, वो उनके गले लग गई थी। मिनाज साहब भी मुस्कुरा दिए थे। अपने पोर्शन में खड़ा हादी खिड़की से ये मंजर को देखकर मुस्कुराया था। कल रात जिस लड़की का चेहरा वो देख नहीं पाया था, आज उसे देखकर वो नजर नहीं हटा पाया था। उसकी बातें सुनकर वो दुखी हुआ था उसके लिए। हादी, नाश्ता कर लो। अपनी बहन की आवाज पर मुड़ गया था। एन उसी वक्त उरूसा ने खिड़की की जानिब देखा था जहाँ से वो पलट रहा था। आगे बैठो जाकर। बनीन को अपने साथ पीछे बैठने के लिए दरवाजा खोलते देखकर समत ने दरवाजा लॉक करते हुए कहा। बनीन ने आगे बैठे ड्राइवर को देखा, फिर पीछे होकर फिर से बैठे समत को और अपने कदम यूनिवर्सिटी गेट के जानी बढ़ा दिए। तुम्हारा दिमाग खराब है या खुद को कोई लैंड लॉर्ड समझती हो जो इतनी नखरे कर रही हो। वो उसे आगे जाने पर गुस्से से बाहर निकला था। मैं खुद को जो भी समझती हूँ मगर इस जमीन पर खुदा नहीं समझती। रही बात दिमाग खराब होने की, तो मैं किसी की जिंदगी खराब कर सकती हूँ, यहाँ तो सिर्फ दिमाग की बात है। वो दो टोक कहती फिर से आगे बढ़ी थी जबकि समद ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानी मोड़ा था। डोंट यू डेयर मिस्टर अब्दुल समद, दोबारा मुझे हाथ मत लगाइएगा। ना आप मेरे बाप है ना भाई, सो स्टे इन योर लिमिट्स। उससे बाजू छुड़ाकर वो गुस्से से बोली थी। समद ने अपनी मुठ्ठियां बंद की थी। औरतों की इज्जत करना सीख कर आए पहले। औरत चाहे घर की हो या बाहर की, उसे सरेआम पेश नहीं किया जाता। उसका इशारा उसे ड्राइवर के साथ बैठने पर था। तो मेरे साथ बैठकर तुम्हें इज्जत मिल जाती। समद ने तंज किया तो बनीन ने तासुब से सर हिलाया। मैं आपके
भरोसे वहाँ बैठ रही थी, मगर मैं गलत थी। आप में और उस ड्राइवर में कोई फ़र्क नहीं। मैं खुद चली जाऊँगी, बहुत शुक्रिया आपका। वो कहकर रुकी नहीं, जबकि समद का खून खौला चुकी थी। वो यूं ही से बाहर निकल आया था। वो भूल गया था कि वो यहाँ क्यों आया था। या था तो बस इतना कि जो लड़की उसे पहले बार में अच्छी लगी थी वो कमी का शिकार थी। वो म्यूट है। मनाइल की आवाज़ उसके सहन में बार बार गूंज रही थी। वो बिना देखे आगे बढ़ रहा था जब किसी ने उसका बाजू पकड़ कर खींचा था। शाहरुख, तुम्हारा दिमाग खराब है? ध्यान का है तुम्हारा? बासित की आवाज़ पर उसने खाली नजरों से उसकी जानिब देखा था, जो उसे मजीद डांट रहा था, मगर उसका जहन कहीं और ही पहुंचा हुआ था। तुम सुन रहे हो शाहरुख? बासित ने उसे झिंझोड़ा तो शाहरुख होश में आया। बासित को देखते ही उसका खुद इसलिए गुस्सा और कराया। उसने एक झटके से उसे पीछे धकेला था। बासित लड़खड़ा कर संभला था। क्या करने आए हो यहाँ? ओह अच्छा, तुम्हें मालूम हो गया होगा ना, यहाँ मुझे जॉब की ऑफर हुई है, इसलिए पहुंच गए यहाँ भी अपनी काबिलियत सबको दिखाने और मुझे नीचा दिखाने। वो आंखों में नफरत लिए बोला तो बासित कुछ बोल ही ना पाया। तुम हर बार मुझे गलत समझते हो शाहरुख, मैं यहाँ। वो उसके कंधे पर हाथ रखता बोल रहा था जब शाहरुख ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया था। मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों से बहल जाऊं। दूर रहो मेरी जिंदगी से। बासित ने उठने की कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ शाहरुख की नफरत देख रहा था जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी, बिना उस पर दूसरी नजर डाले। शाहरुख वहां से चला गया था जबकि बासित ने सर थाम लिया था। वो अबिया की हौसल फी भरने आया था, मगर शाहरुख को बेख्याली में सड़क पर चलते देखकर उसकी जानिब आ गया था। वो शाहरुख से दूर रहना चाहता था, मगर हमेशा किस्मत उन्हें आमने सामने ले आती थी। हेलो आदि भाई, आपकी हुर कैसी है? लिम्स यूनिवर्सिटी से लौटी सॉरी हेलो आदि भाई, आपकी हुर कैसी है? लिम्स यूनिवर्सिटी से लौटी तो हादी को अपने बाइक के पास खड़ा देखकर पूछने लगी, तुमसे कितनी बार कहा कि रास्ते में खड़े होकर बात मत क्या करो? हादी ने उसे फौरन डांटा था, जबकि लिम्स कंधे उचका गई थी। मैं अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करती हूँ हादी भाई, आप नहीं समझेंगे। ये हुरिया को दे देना, उसे मंगवाए थे। अपने बैग से कलर्स मार्कर निकाल कर उसे हादी की जानी बढ़ाए थे। हादी ने सर झटक कर उसे मार्कर्स लिए थे। ये तुम दोनों का प्लान था ना मुझे शर्मिंदा करने का? हादी ने आईब्रो उचकाते पूछा तो लिम्स ने फकरिया कॉलर खड़े किए। इकलौती बहन के कामों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, ऐसे छोटे मोटे इमोशनल अटैक तो करने पड़ेंगे। मुझे याद है कल ट्रेन में एक सड़ू सी लड़की मिली थी हमें, वो जानते हैं कौन थी? लिम्स ने तजस्सुस फैलाते हुए पूछा तो हादी ने नासमझी से उसे देखा। पराई लड़के के बारे में इस तरह गुन सिल लेते हैं भला? होर उनकी शादी करो जल्दी से। पीछे खड़ी हुरिया को देखकर लिम्स ने फौरन बात बदली तो हादी भी उसकी चालाकी पर सर तासुब से हिलाकर रह गया। बाय वो चहकर कहती घर के अंदर चली गई थी, जबकि हुरिया हादी से मार्कर्स लेकर उसे मुंह बिगाड़ कर दिखाती अंदर की जानी बढ़ गई थी। एक से बढ़कर एक हैं दोनों। हादी ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। ड्राइंग रूम में उसे बैठा कर नौकरों की एक फौज थी। ड्राइंग रूम में उसे बैठाकर नौकरों की एक फौज थी जो इधर से उधर फिर रही थी। वो आधे घंटे से इंतजार कर रही थी। सर आपको स्टडी में बुला रहे हैं, एक मुलाजमा ने आकर इतला दी तो वो उठकर उसकी तकलीफ में आगे बढ़ गई। स्टडी का दरवाजा नॉक कर कर वो इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुई थी। पहली नजर उसकी समत पर पड़ी थी जो टांग पर टांग जमाए बैठा था और उसे ही घूर रहा था। वो उसे इग्नोर करती आगे आई थी। स्टडी काफी बड़ी थी, अनगिनत किताबों की ये दुनिया इस वक्त उसे कुछ पिंजरा लग रही थी जहाँ उसे सांस लेना महाल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बल आखिर उसे बोलने का फैसला क्या था? मलिक तुराब अली जो सिर्फ दिखाने को उसके आने पर अपनी कुर्सी से उठे थे, अब वापस बैठ रहे थे। मुझे खुशी है आपके जैसे बच्चे जब सियासत में दिलचस्पी लेते हैं। कुछ वजूहात के बिना पर हमारी पहली मीटिंग ना हो सकी। पुरानी बात कर कर आपका वक्त जाया होगा सर, हम काम की बात कर लेते हैं। बनी ने जैसे ही तुराब अली की बात काटी थी, समद गुस्से से खड़ा हुआ था, जबकि तुराब ने अपनी नागवारी छिपाते हुए समद को बैठने का इशारा किया था। मुझे आपसे कुछ बातों की तस्दीक चाहिए। आपने हजारों इंटरव्यूज दिए हैं, मगर फिर भी एक सियासतदान की जिंदगी लोगों से छिपी हुई है। मैं चाहती हूँ जब आपकी बायोग्राफी सामने आए तो लोगों को कुछ नया भी पढ़ने को मिले। एक ही कहानी हर बार दोहराने से तो अपनी अहमियत खो देती है, झूठ लगने लगती है। वो संजीदगी से अपने अल्फाज अदा कर रही थी। मलिक तुराब अली ने मुतासिर होते हुए हाँ में सर हिलाया था। मेरा पहला सवाल आपका जानशीन या गद्दी नशीन कह ले मिस्टर अब्दुल समद है। उसने नोटपैड पर सवाल देखते हुए पूछा। ये मेरा शेर है, हमारे खानदान का इकलौता चश्मो चिराग। जाहिर सी बात है आगे इस पार्टी को यही संभालेगा। वो संभल कर गोया हुए थे। आपने एक इंटरव्यू में कहा था आपको बेटियों का शौक है, मगर आपकी फैमिली इस खुशी से महरूम है। इस बात के पीछे क्या वजह है? क्या अल्लाह ताला आपसे नाराज है या फिर आप खुद ही इस रहमत को सहमत समझकर रास्ते से हटा देते हैं? उसके सवाल पर मलिक तुराब के चेहरे पर एक साया लहराया था। अपने लिमिट्स में रहो। समझ की सदगीर आवाज पर बनी ने फौरन माजरत की थी। सॉरी सर, कुछ तल्ख है मगर सवाल ही है। हमार सॉरी सर, कुछ तल्ख है मगर सवाल ही है। हर दिमाग अलग तरीके से सोचता है, ये सवाल भी लोगों के सहनों के हैं। बनी ने कहा तो मलिक तुराब अली ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। सर आपके बेटे इर्तिसाम अपने बाप के जिक्र पर उसकी जबान अटकी थी। उनकी मौत हादसा कही जाती है। क्या आपको उनकी मौत आपके हरीफ की साजिश लगती है या आपने उस वक्त अपने बेटे की मौत को इलेक्शन के लिए कैश किया?
आप पर ये साजिश खुद करने का भी इल्ज़ाम लगाया था। क्या सब बेबुनियाद बातें थी या फिर उनकी बुनियाद ख़त्म की गई थी? समद की बर्दाश्त से बाहर हुआ था। वो उठकर बनीन की जानिब आया था। तुम होती कौन है ये सवाल करने वाली? वो गुस्से से दहाड़ा तो बनीन खड़ी होती उसके मुकाबले आई। झूठ पर मबनी बातों पर ऐसा रिएक्शन नहीं आता मिस्टर समद। मुझे जवाब मिल गए हैं, चलती हूँ मैं। वो अपना बैग लेकर स्टडी से निकल गई थी। मलिक तुराब अली गहरी सोच में गुम थे। अम्मी मैं यूं नहीं जा रहा हूँ। बैग कंधे पर लटका वो अजरत में कमरे से निकला था। 2 दिन से वो नौशी और सनूल के साथ आउटिंग के लिए जाता रहा था। रात गए वापसी होती थी। आँख देर से खुलने की वजह से आज उसे देर हो गई थी। उसका पहला लेक्चर मिस हो गया था। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ को बताकर दरवाजे की जानिब बढ़ा था। जमा की आवाज़ पर रुका। उरूसा नहीं आई 2 दिन से, आज उसे साथ लेकर आना। वो हैरत से मुड़ा था। 2 दिन से उरूसा को उसने नहीं देखा था, न ही उससे बात की थी। अम्मी वो अपनी दादी के पास रहने गई है, वो शर्मिंदा होते हुए बोला था। उस वक्त शर्मिंदगी उसे गुस्से हो रही थी कि कैसे वो 2 दिन तक उसे भूले बैठा था। अचानक क्यों चली गई? नौशबा ने भी मुझे नहीं बताया। वो खुद कलामी करते हुए वापस मुड़ गई थी, जबकि मुराद भी शर्मिंदा सा घर से निकल गया था। हाय हैंडसम। ममता की आवाज़ सुनकर वो बाइक स्टार्ट करता हुआ रुका था। आप यहाँ? उनकी कॉलोनी में एक लॉयर कपल रहता था। वो सीनियर वकील थे, तो ममता उनके पास लॉ की कुछ एडवाइस लेने आती थी। कुछ ज़रूरी फाइल थी जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो वही पूछने आई थी। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली थी, आज मैं अपनी कार नहीं लाई, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? वो थोड़ा झिझकते हुए बोली तो मुराद ने बेसाख्ता सामने वाले गेट की जानिब देखा था, जहाँ उरूसा मौजूद होती थी। डोंट वरी, तुम्हारी दोस्त आसपास नहीं है अभी। वो शरारत से बोली तो मुराद को 2 महीने पहले का दिन याद आया, जब वो उसी तरह फारूक साहब के कहने पर ममता को उसकी कार तक छोड़ने आया था। एक लड़की तुम्हें घूर रही है, शायद तुम्हारी गर्ल। नो नो नो, वो मेरी दोस्त है बस। मुराद ने मुड़कर उरूसा को देखकर क्लियर किया था। वैसे मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। शी इज जेलस। मुराद ने मुड़कर उरूसा को देखकर क्लियर किया था। वैसे मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। शी इज जेलस। ममता ने उसे छेड़ते हुए कहा। साथ कॉलर पकड़कर उसे कार के अंदर में खींच लिया था। मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, वो राजदारी से कहती। हंसी तो मुराद भी हंसकर सीधा खड़ा हुआ था। बाय हैंडसम, उसने हाथ हिलाकर कहा तो मुराद ने भी बदले में हाथ हिला दिया था। ये कौन थी जिससे इतना हंस कर बात कर रहे थे? उसके जाते ही मुराद के सामने आई थी। कौन? किसकी बात करियो? मुराद ने नासमझी से पूछा। वही जिसे कार के अंदर तक छोड़कर आए हो, उरूसा ने दांत पीसते पूछा। वो, उसका अंदाज ऐसा था गोया अभी याद आया हो, वो मॉम थी। मुराद के बताने पर उरूसा के चेहरे पर हैरत आई। सदमे से मुंह तक खुल गया था। तुम्हारी उम्र क्या है मुराद? उसे खोए खोए अंदाज में पूछा। 25। क्यों, क्या हुआ? मुराद के चेहरे पर हैरत थी, जैसे वो उसकी बात समझ ना पाया हो। और मॉम की? उसने मुराद का सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। मॉम की यार, वो उम्र कहाँ बताती है, मगर मुझे लगता है 24 तक तो होगी, उसने अंदाजा लगाते हुए कहा। तुम्हारे बाबा ने दूसरी शादी कब की? इस बार सदमा लगने की बारी मुराद की थी। वॉट? दूसरी शादी? और मेरे बाबा? पागल हो गई हो? मेरे बाबा देखने में तुरम खान है, असल चंगेज खान तो मेरी अम्मा है। उनके होते दूसरी शादी तो क्या, वो दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकते। मुराद ने राजदारी से बताया तो उरूसा ने आंखें छोटी की। तो वो तुम्हारी मॉम कैसे हुई? उसने तीखे अंदाज से पूछा। कौन? उसने फिर से नासमझी से पूछा तो उरूसा अपने बाल नोचती आगे बढ़ी। वही जिसे गाड़ी में बिठाया है, उससे चिल्लाते हुए पूछा। वो मेरी मॉम कैसे हो सकती है? तुमने अभी कहा वो मॉम है। वो दू बदू बोली तो मुराद ने सब बात समझते कदम पीछे लिए। वो उसका नाम ममता है, तो उसने कहा मॉम बुलाया करो। बस इसीलिए उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था जब उरूसा नीचे से पत्थर उठाकर उसके पीछे भागी थी। आई विल किल यू मुराद, वो गुस्से से चिल्लाई थी। कहाँ खो गए हैंडसम? ममता की आवाज़ पर वो होश में आया। लगता है खास दोस्त याद आ गई। जब ही तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई है। ममता ने एक बार फिर उसे छेड़ा था। बैठ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ सर झटकता बोला तो ममता उसके पीछे बैठ गई। मुराद ने तय किया था वो आज लास्ट में उरूसा से बात करेगा। कभी कभी इंसान जो सोचता है जिंदगी उसके बरक्स चलती है। मुराद को वो मिलने जा रहा था जिसकी ख्वाहिश उसने की थी। ये ख्वाहिश उरूसा तो बिल्कुल नहीं थी। बासित भाई, हम लोग कल की ट्रेन से लाहौर के लिए निकलेंगे, अबिया की हॉस्टल। वार्डन ने उसे 2 दिन पहले हॉस्टल में आने का कहा है। लिम्स ने बासित के फोन उठाते ही नॉन स्टॉप अपनी बात बोली थी। बासित ने गहरा सांस लिया। ठीक है, मुझे साथ साथ बताते रहना, मैं तुम दोनों को रिसीव कर लूंगा। बासित की मसरूफ आवाज़ सुनकर लिम्स ने फ़ोन कान से हटाया। सॉरी मैं भूल गई थी, ये ऑफिस टाइम। लिम्स ने माजरत करते हुए फ़ोन बंद कर दिया था। बासित ने उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। अभी अपनी दोस्त का नंबर दो मुझे। उसने फ़ोन काट करने के बाद मनाहिल का नंबर मांगा तो अभिया ने आईब्रो उचकाते उसे देखा। हद है, हर बात की तशवीश करनी है तुम्हें, नंबर दो। उसने चिढ़ते हुए उससे उसका मोबाइल लिया था। अभी अपनी माँ के बुलाने पर लिम्स को घूरी से नवाज कर कमरे से निकल गई थी। हेलो मनाहिल, लिम्स बात कर रही हूँ, अभिया की बहन। मनाहिल के फ़ोन उठाने पर उसने अपना तारुफ कराया तो दूसरी तरफ से मनाहिल की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई थी। मैं ठीक हूँ और मैडम भी ठीक है, और वो मैडम भी ठीक है। मुझे दरअसल तुमसे काम था, तुम जानते हो
अबिया के बारे में मैं बस ये चाहती हूँ तुम हर वक्त उसके साथ रहो। मेरी बहन कमज़ोर तो नहीं है मगर फिर भी मुझे उसकी फ़िक्र है। वो फ़िक्रमंदी से बोल रही थी। आप फ़िक्र न करें, वो मेरी दोस्त है, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। लिम्स, मुझे कुछ बताना था आपको। आखिर में वो झिझकी थी। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है? लिम्स ने उसके हिचकिचाहट महसूस करते पूछा। वो दरअसल मैं परसों यूं ही गई थी तो वहाँ मुझे एक लड़का मनाहिल हिचकिचाई थी। आगे बोलो मनाहिल। उसके रुकने पर लिम्स ने संजीदगी से कहा, एक लड़का आया था मेरे पास और बिया का पूछ रहा था। अबिया का? मगर क्यों? लिम्स को कुछ समझ ना आया था। वो कह रहा था उसने बिया को मेरे साथ देखा है और वो लड़का बिया से मिलना चाहता था। लम्स, वो लड़का हमारा नया प्रोफेसर है। मनाहिल के इंकशाफ पर लिम्स की तेवरी चढ़ी थी। मैं आ रही हूँ, अभिया के साथ देख लेंगे कौन है नया प्रोफेसर जिसे अपने ओहदे का भी लिहाज नहीं। लिम्स की लहजे में गुस्से की रमक थी। वो वही था जिससे उस दिन तुम सॉरी कर रही थी। मनाहिल ने जल्दी से कहा तो लिम्स चौंकी। मैं कैसे सॉरी कर रही थी? उसे याद करने की कोशिश की थी। जब मैं तुम्हें बुलाने आई थी बिया के खो जाने पर, मनाहिल ने उसे याद दिलाया तो उसके जहन में उस दिन शाहरुख से हुई मुलाकात याद आई। शाहरुख? बासित भाई का कजन? वो अभिया का क्यों पूछ रहा था? लिम्स उलझ चुकी थी। अच्छा चलो वहीं पर आकर देखते हैं इस मामले को। उसने बात खत्म करते हुए फोन बंद किया था। ये क्या मामला है? अबिया से क्यों मिलना है उसे? लिम्स खुद कलामी कर रही थी। उनकी अगली मुलाकात में दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी क्योंकि किस्मत अपनी पहली चाल चल चुकी थी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठा है? फरीद ने शाहरुख को फिर से सिगरेट पीते देखकर पूछा। जहन उलझ गया फरीद। दिल और दिमाग की जंग में फैसले का इख्तियार किसको देना बेहतर होगा? उसने एशट्रे में सिगरेट मसलते पूछा तो फरीद उसके पास आकर बैठा। वो दोनों बालकनी में रखे सोफे पर बैठे थे। तुम क्या चाहते हो? फरीद ने पूछा तो शाहरुख ने नफी में सर हिलाया। तुम चाहते हो? बचपन से मैंने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है वो मुझसे पहले बासित का मुकद्दर बना दी गई, लेकिन अब बात वो नहीं रही। फरीद, मेरा दिल दगा दे रहा है। वो गैर मरे नुक्ते को देखता बोल रहा था। फरीद ने गहरी सांस लेकर एक सिगरेट सुलगा उसकी जानिब बढ़ाया। तो मजनू बन गया, मुबारक हो। पहले अपने कजन से जलील हुआ है तू, अब बाकी जिंदगी मोहब्बत जलील करेगी तुझे। फरीद ने हमदर्द दाना लहजे में कहा तो शाहरुख ने एक मुका उसके कंधे पर जड़ा। बकवास न कर। वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। सिंपल सा हल है तेरे पास, रिश्ता भेज उसके घर और दिल और दिमाग की जंग को खत्म कर दे। फरीद ने सिगरेट का कश लगाते उसे मशवरे से नवाजा था। वो बोल नहीं सकती। शाहरुख के इंकशाफ पर फरीद को खांसी का दौरा पड़ा था। वॉट? गूंगी लड़की? फरीद की आवाज़ फरीद की आवाज़ सदमे से भरपूर थी। जानता है, जब मुझे मालूम हुआ उसमें ये कमी है, मैं कुछ बोल नहीं पाया। मुझे लगा जैसे सब खत्म हो गया हो। मैं वहाँ से चला आया था मगर मेरा दिल बहुत बेचैन है फरीद। मैं अपनी मोहब्बत क्यों गवाऊँ सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता? मैं उसकी आवाज़ तो बन सकता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया था। अभी उसी लम्हे मैंने दिल और दिमाग की जंग को ख़त्म किया है। मेरा फैसला यही है कि मोहब्बत में कमियां नहीं देखी जाती। वो मेरी पहली चाहत है और पहली चाहत ही आखिरी मोहब्बत होती है। शाहरुख के मुस्कुराते चेहरे को देखकर फरीद ने सिगरेट बुझाया था। अगर तूने फैसला ले लिया है तो मेरी दुआ है तू खुश रहे, फरीद ने पूरे दिल से कहा था। शाहरुख को उसके गले लग गया था। अपनी थीसिस फाइल मुझे दो। बनी अंतलीप के इंतजार में खड़ी थी जब अचानक ही समद उसके सामने आया था और झपटने के अंदाज में उसके हाथ से फाइल छीनी थी। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर समद? बनीन को गुस्सा औद कराया था। तुम जैसी दो कौड़ी का दिमाग रखने वाली लड़की से मुझे समझदारी की उम्मीद नहीं है। वो एक के बाद एक सफ़ा पलट रहा था। अगर मैं चुप हूँ तो मिस्टर समद मुझे मजबूर मत करे कि मैं वो कर जाऊँ जो करने से खुद को रोका हुआ है। उसने समद के हाथ से फाइल छीनी थी। हाउ डेयर यू! फाइल छीनने पर समद गुस्से से चिल्लाया। हाउ डेयर मिस्टर समद, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, ये लास्ट वार्निंग है। बनीन का निडर अंदाज समद को बुरी तरह चुभा था। तुम गलती पर गलती कर रही हो बनीन। यू विल पे फॉर दिस, समद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो बनीन ने आंखों में सुर्खी उतरी थी। गलती का बोझ कम से कम गुनाह से बहुत कम होता है मिस्टर समद। वो अंतलीप को आते देखकर उसकी जानी बढ़ गई थी। समद वही खड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। जी बड़े पापा, उसका फोन रिंग हुआ तो उसने फोन उठाया। नहीं बड़े पापा, उसकी फाइल में कुछ आपके खिलाफ नहीं था, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा इस मामले को। उसकी नजर अंतलीप के साथ चलती बनी पड़ती। अगर तुम्हारी गलती गुनाह बनी तो मेरे अताब से तुम में कोई नहीं बचा सकेगा बनी। वो एक एक लफ्ज चबा कर बोला था। दूसरी जानिब अपनी कैबिन में मौजूद तुराब अली ने एक फाइल सामने रखी हुई थी जिसमें बनीन की सारी डिटेल मौजूद थी। वो फाइल खोलने से पहले ही समद के मुसब्बत जवाब पर उस फाइल को देखने का इरादा तो कर गए थे। अगर ये लड़की खतरा बने तो उसकी फैमिली और उसे वहां पहुंचा देना जहां उनके जैसे लोगों को होना चाहिए। मलिक तुराब अली ने सामने बैठे आदमी को कहा था जिसके चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई थी। कब से बज रहा है दरवाजा? ये लड़की सोई हुई है क्या? सीढ़ियों की तरफ का दरवाजा 3 बार बज चुका था मगर ऊपर से आकर किसी ने भी नहीं खोला था। तो शाहिदा बेगम ने अपने तक से उठते हुए कहा, मैं खोल देती हूँ। ऊपर का पोर्शन हादी और हूर के जेर इस्तेमाल था। 2 मेन दरवाजे थे जिसमें एक ऊपर वाले पोर्शन तक जाता था तो दूसरा नीचे वाले। अलबत्ता छत तक दोनों पोर्शन की रिसाई थी। सीढ़ियाँ
सीढ़ियों का रास्ता नीचे वाले पोर्शन में एक दरवाजे के जरिए जुड़ा था। उरुसा उन्हें मुश्किल से उठते देखकर बोली थी, फिर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। उसने अपनी जानिब वाला दरवाजा खोलकर बाहर झांका था, जहां हादी बेजार खड़ा दरवाजे के खुलने का मुंतजिर था। यहाँ से अंदर आ जाएं, वो कहकर अंदर वापस आ गई थी, जबकि हादी ने सिर्फ एक आंचल ही दरवाजे से गुम होता देखा था। वो सर झटकता दूसरे गेट की जानिब आया था। अभी वो शिश बीच में ही था जब उरुसा वापस वहां आई थी। दरवाजा लॉक कर देना, वो हादी की जानिब देखकर बोली थी। चेहरे पर कोई तासिर न था। हादी को उसकी जात एक पहेली लग रही थी। वो उसे तीसरी बार देख रहा था और इस बार उसे उसकी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो उसके पीछे अंदर आया था। जब रास्ते में रखे स्टूल को ना देख पाया, उसका पाँव स्टूल में अटका था। जैसे ही वो गिरने लगा, उसका हाथ गैर इरादी तौर पर उरूसा की जानिब बढ़ा था। उसने उरूसा का बाजू पकड़ा तो उरूसा ने फौरन से पछतर उसे बाजू छुड़ाकर उसे धक्का दिया था। वो औंधे मुंह गिरा था। हाय हादी बच्चे! शाहिदा बेगम फौरन तक से उठकर उसकी जानिब बढ़ी थी। हादी ने सीधे होते अपने हाथ की पुश से नाक से बहता खून साफ किया था। आंखों में शिकायत थी, जबकि उरूसा सपाट चेहरा लिए खड़ी थी। फिर तेज कदम उठाती अपने कमरे में चली गई थी। हादी ने नासमझी से उसका ये रवैया देखा था। उसने जानबूझकर उसका बाजू नहीं पकड़ा था, मगर उरूसा ने धक्का उसे जानबूझकर दिया था। नाक से बहते खून ने उसका ध्यान हटाया था। मैं ठीक हूँ दादी। वो खड़ा होता शाहिदा बेगम को तसल्ली देकर रुमाल नाक पर रखकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। अजीब लड़की है। हद है भाई, मैंने कौन सा जानबूझकर बाजू पकड़ा था। अपने कमरे में खड़ा और रुई से नाक से खून साफ करता बड़बड़ा रहा था। हुरिया सो रही थी। जानता था वो उसके सिराने ढोल भी बजा ले तो उसे उठा नहीं सकता, इसलिए बेफिक्र हुआ ऊंची आवाज में बड़बड़ा रहा था। वेट! अचानक ही कुछ याद आने पर वो ठिठका था। उसकी आंखों में डर था। मुझे गिरा देखकर वो डरी थी। वो खुद से सवाल कर रहा था। जहन उलझ गया था, लेकिन डर क्यों? क्या उस पर किसी ने हाथ? शाहिदा बेगम की उसकी मोहब्बत याद करते ही उसने फौरन अपनी सोच की नफी की थी। कोई क्यों उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन वो सहमी क्यों थी? जैसे अपनी गलती की सजा से डरी हो। वो मुसलसल सोचों की बनूर फंस रहा था। भाई! हुरिया की नींद भरी आवाज पर उसने मुड़कर दरवाजे की सिमत देखा था, जहां हुरिया खड़ी थी। आप आहिस्ता बात कर लेंगे खुद से, मुझे नींद आ रही है। वो बामुश्किल आंखें खोलती बोली तो हादी ने तासुब से सर हिलाया था। ये कौन सा वक्त है सोने का हुरिया? भाई मेरे ख्याल से यही वक्त होता है सोने का। हुरिया की दू बदू जवाब पर हादी ने छोटी की आंखें छोटी करके उसे देखा, जो शाम के साए गिरे होते ही बिस्तर संभाल गई थी। मैं जमाल से मैं जमाल अंकल से बात करता हूँ। बहुत बिगाड़ रही हैं लिम्स तुम्हें। हादी ने अफसोस से कहा तो हुरिया की आंखें पूरी खुल गई थी। ये गलत बात है भाई, वो गुस्से से बोली, मगर वो अनसुनी करता वॉशरूम में बंद हो गया था। भाई! वो बेबसी से चिल्लाई थी। वो खिलखिलाती हुई भाग रही थी, बार बार पीछे मुड़कर किसी को चिढ़ाती थी और फिर से भागने लगती थी। एकदम उसके चेहरे पर खून के चींटे पड़े थे। वो अपने कानों पर हाथ रखे पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। उसका पूरा वजूद खून में नहा गया था। सामने से उसका नाम पुकारा गया तो उसने चौंक कर आंखें खोली, मगर सामने खड़ा वजूद उसकी नजरों के सामने जमीन बोस हुआ था। वो एक बार फिर चिल्लाई थी। उसकी आवाज तकलीफ से भरपूर थी। शाहिदा बेगम ने फौरन आगे बढ़कर उसे नींद से जगाना चाहा, मगर बेहोश हो चुकी थी। हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने फौरन जाकर अपने शौहर को जगाया था। एम्बुलेंस की आवाज पर हादी की आंख खुली तो वो उठकर बाहर आया। खिड़की से नीचे झांकते उसकी नजर स्ट्रेचर पर लेटी उरूसा पर नजर पड़ी। वो तेजी से नीचे भागा था। दादी! उसने शाहिदा बेगम को पुकारा, जिनका रोने से बुरा हाल हो गया था। मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया हादी। वो रोते हुए बोली। दादी हौसला करे, मैं देखता हूँ जाकर, आप परेशान ना हो। उन्हें तसल्ली देकर बाहर आया, जहाँ उरूसा को एम्बुलेंस में ले जाया गया था। उसने अपनी बाइक एम्बुलेंस के पीछे लगा ली थी। उसे रह रहकर उरूसा का डरा सहमा चेहरा याद आ रहा था। 20 मिनट के तवील इंतजार के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा था। उरूसा को अंदर ले जाया उरूसा को अंदर ले जाया जा रहा था। वो असगर साहब के पास आया, जो ढह से गए थे। सब ठीक हो जाएगा दादू, उसने तसल्ली के अल्फाज बोले थे। न जाने कब से वो नॉर्मल हो गए। वो खैरी मरी नुक्ते को देखते बोले थे। हादी के दिमाग में क्लिक हुआ था, मगर उसने फिलहाल उस बात को कुरेदना मुनासिब ना समझा और डॉक्टर का इंतजार करने लगा। दूसरी जानी मुराद बुरे ख्वाब से डरकर मुसलसल उरूसा का नंबर मिला रहा था, जो कोई उठा नहीं रहा था। वो कमरे में टहलता बेचैनी से अपने फोन को देख रहा था। उरूसा की कॉल उठाने का मुंतजिर था। शी इज फाइन। ये किसी किस्म की मेडिसिन लेती हैं? डॉक्टर ने पूछा तो असगर साहब ने हाँ में सर हिलाया। इसका इलाज चल रहा है नफ्सियाती डॉक्टर के पास। असगर साहब ने अपनी मामला के मुताबिक जवाब दिया। वो दवा उनके दिमाग पर बुरा असर कर रही है। आप फौरन से बशतर उन्हें दवा देना बंद करें। डॉक्टर मजीद हिदायत दे रहा था, जबकि हादी खामोशी से खड़ा हुआ था। उसका जहन एक बार फिर उरूसा में वो दोनों यूनी के गेट के सामने खड़ी थी। कल ही वो लाहौर पहुंची थी। रात बासित के अपार्टमेंट में आराम करने के बाद वो यूनी आ गई थी। बासित खाने के वक्त लिम्स को लेने आने वाला था। तब तक उसे यूनिवर्सिटी में रुकना था। इमारत की ईंटें गिल्ली हों तो अंदर चले। उसने अबिहा पर तंज किया तो अबिहा ने उसे घूरा था। लिम्स ने उसे चिढ़ाया तो वो मुंह बिगाड़ती आगे बढ़ गई थी। लिम्स मनहल की आवाज पर रुकी थी, जबकि अबिहा हॉस्टल की जानी पड़ गई थी। उसे तेज गांव के पीछे जाओ जरा, उसने अबिहा की जानिब देखते हुए
कहा तो मनाहिल मुस्कुराकर उसके पीछे भागी थी। पागल की दोस्त भी पागल है, वो दिल ही दिल में बोली थी। बासित को मैसेज कर कर वो आगे बढ़ गई थी जब अचानक शाहरुख उसके सामने आया था। उसके अचानक आने पर लिम्स का हाथ फौरन दिल पर गया था। फिर चेहरे पर गुस्सा आया था। सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। उसने माजरत की तो लिम्स जो उसे सब सुनाने वाली थी अपना इरादा तुर्क कर गई थी। देखो, तुम्हारी दोस्त ने बताया ही होगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लिम्स ने नासमझी से उसे देखा था। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मुझे तुम पसंद हो, शायद ये मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन शायद ये चलते मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे घर अपने अम्मी को भेजना चाहता हूँ। तुम सोचने का वक्त ले सकती हो। अगली मुलाकात में मुझे अपना जवाब दे देना, जो कि मैं जानता हूँ मुसब्बत होगा। वो अपनी बात कहकर तेजी से वहां से चला गया था। लिम्स हक्का बक्का खड़ी थी। उसे शाहरुख से उम्मीद नहीं थी कि वो ये बात करेगा, लेकिन मनाहिल ने तो कहा था ये अभिया का पूछ रहा था। मनाहिल की बात याद आते ही वो मुड़ी थी ताकि शाहरुख से खुद पूछ सके, मगर वो गायब हो चुका था। दुनिया के सारे पागल मेरी जिंदगी में आते हैं, वो बड़बड़ाई थी। शाहरुख को डीन के ऑफिस जाना था। दूसरा, वो जानता था हर लड़की अचानक ऐसे सवाल पर हमेशा इनकार ही करती है, इसलिए लिम्स के पास रुका नहीं था। वो बाद में उससे दोबारा बात करना चाहता था ताकि उसे कायल कर सके। डीन के ऑफिस में मीटिंग 1 घंटे का वक्त ले चुकी थी। वो खुश खुश बाहर आया था जब उसकी नजर सर हमीद पर पड़ी, जो खुशगवार लहजे में बासित से बात कर रहे थे। देखो शाहरुख, इस जॉब के लिए मुझे मेरे खास दोस्त ने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था। तुम्हारी काबिलियत के बारे में मुझे पहले ही कोई शक नहीं है, मगर इस रिकमेंडेशन के बाद मेरे लिए पहली चॉइस तुम ही हो। उसके जहन में सर हमीद के अल्फाज गूंजने लगे। ये एकदम आसपास घुटन का एहसास बढ़ने लगा था। तुम बहुत जिद्दी हो शाहरुख, लेकिन ये बुक मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एक और आवाज जहन में उभरी थी। 12 साल बासित उसके सामने खड़ा गुस्से से बोल रहा था। तुम्हारी वजह से तुम्हारी गिरी थी शाहरुख, तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? ये आवाज उसके अब्बू की थी। उस दिन उसने बाप से बुरी तरह मार खाई थी। खालू जाने दे इसे। बासित की बात सुनकर उसके बाप का हाथ रुका था। शाहरुख, क्यों चाहिए भाई तुम्हें? तुम जानते हो हमारी आमदनी इतनी नहीं है बेटा। बासित बेटा, ये चेक है। माँ की आवाजें सहन में गूंजने लगी थी। उसे सर हमीद और बासित खुद पर हंसते हुए महसूस हो रहे थे। वो उल्टे कदम लेता यूनी से निकलता चला गया। क्यों वो हर बार अच्छा बन जाता और मैं अपने बाल नोचता, वो बोला था। आवाज में बेबसी थी। नहीं सर, आप प्लीज तकलीफ मत करें, मुझे वापस जाना है, मैं बस नहीं सर, आप प्लीज तकल्लुफ मत करें, मुझे वापस जाना है, मैं बस अपनी कजन को लेने आया था। सर हमीद ने उसे चाय की ऑफर की तो उसने सहूलत से इनकार कर दिया। चले अगली मुलाकात में चाय का प्लान रख लेते हैं। हमारी पहली मुलाकात है और आप पहली बार में ही मुझे अच्छे इंसान लगे हैं, सर हमीद ने तारुफ अंदाज में कहा तो बासित मुस्कुराया। बासित भाई चले। लिम्स की आवाज सुनकर मुड़ा था, फिर सर हमीद से मुसाफा करता लिम्स के साथ आगे बढ़ गया था। मैंने आपसे कहा था सर से अभिया के लिए बात कीजिएगा ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। आप तो पक्की दोस्ती करके बैठ गए हैं। लिम्स ने उसे छेड़ा तो बासित सर झटकता मुस्कुरा दिया। अच्छा, मेरी ट्रेन 2 घंटे बाद की है, जल्दी से मुझे अपनी खाला से मिलवा लाएं। लिम्स ने जिद करते हुए कहा। जिद मत करो लिम्स, मुझे ऑफिस वापस जाना है। बासित ने उसे टाला था। वो नहीं चाहता था शाहरुख लिम्स के सामने ही उससे बदतमीजी करे। वो लिम्स को जानता था, अगर उसके सामने शाहरुख ने ऐसा कुछ किया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। ओ भाई, मैं क्या अकेले स्टेशन पर मुसाफिर गिनूंगी? लिम्स ने चिढ़ते हुए पूछा तो बासित मुस्कुराया। वीकेंड है तो 2 छुट्टियां है मेरी, मैं खुद तुम्हें छोड़ने वापस जाऊंगा। रात की ट्रेन में बुकिंग हो गई है, अब तुम मेरे अपार्टमेंट में जाओगी और ऑफिस से वापस आकर हम कराची के लिए निकलेंगे। बासित ने पूरा प्लान तरतीब दिया था, लेकिन तायम्मी ने कहा था खाला से मिलकर आना वरना वो आपके कान खींचेंगी। लिम्स ने इमोशनल ब्लैकमेल किया था। लिम्स, बासित ने उसका नाम लिया तो वो मुस्कुरा दी, जो उस बात का सबूत थी कि वो कामयाब हो गई थी बासित को मनाने में। वो भी जाने से पहले शाहरुख से मिलकर पूछना चाहती थी कि उसके सब बातों का क्या मकसद है। मैं कल से तुम्हें कॉल कराऊं रूसा, तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है? मैं कितना परेशान हूँ तुम्हारे लिए। दोपहर के करीब जाकर उसे डिस्चार्ज मिला था। उस दौरान उसने हादी और अपने दादा को अपने साथ देखा था। वो जो बोलने लगी थी फिर से अपने हॉल में बंद हो गई थी। वो घर वापस आई तो अपने मोबाइल पर मुराद की मिस कॉल देखकर उसे कॉल बैक की थी, जो पहली बैल पर ही उठा ली गई थी। दादी के साथ ही फोन दूसरे कमरे में था। उसे झूठ बोला तो मुराद ने गहरी सांस भरी। तुम्हारी आवाज से अंदाजा हो रहा है मुझे उरुसा, तुम झूठ बोलने लगी हो। मुराद की बात पर वो मुस्कुराई थी। उसकी दवा लेकर कमरे में दाखिल होता हादी चौंका था। मेरे सच सुनने के लिए तुम नहीं हो या इसलिए झूठ बोलना सीख रही हूँ। उरुसा की शिकस्त ज़दा आवाज सुनकर हादी का दिल बेचैन हुआ था, जबकि मुराद चुप हो गया था। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारी सारे सच सुनने, मुराद ने कहकर फोन बंद कर दिया था। उरुसा मुस्कुरा कर आंखें मूंद गई थी। हादी दवा का शॉपर वहीं टेबल पर रखकर वापस चला गया था। मत करो मुराद, तुम्हारा रवैया मुझे फिर से जख्मी कर देगा। वो दिल ही दिल में मुराद से मुखातिब थी। किस तरह तुझसे
कहें कितना भला लगता है। तुझको देखे तेरे दीदार में गुम हो जाएं। हम तेरे शौक में यूं खुद को गवा बैठे हैं जैसे बच्चे किसी त्योहार में गुम हो जाएं। शान के बर्थडे है और केक हम काटेंगे। मुझे पिछले कई सालों से स्पेशल फीलिंग आती है जब दोबारा सेलिब्रेशन होती है और चीफ गेस्ट मैं होती हूँ। बनीन ने लैपटॉप ऑन करते हुए कहा तो उसकी बात पर इतरत बेगम और मुदस्सिर साहब दोनों मुस्कुराए थे। हाय शान, बर्थडे विश नहीं करोगे? हाय शान, बर्थडे विश नहीं करोगे? वीडियो कॉल पर शान के आते ही बनीन ने इतराते हुए कहा तो शान ने आईब्रो उचकाते अपनी माँ की जानिब देखा जो मुस्कुराहट दबाए खड़े थे। हो जाओ खुश, जितना उन्हें चंद माह बाद मैं आ रहा हूँ वापस। शान ने अपने ताई उसे जताया था मगर उसकी मुस्कुराहट गहरी होती देखकर उसने नासमझी से उसे देखा था। चंद माह बाद मेरी फिर से बर्थडे है, वो भी असल वाली। उसे चिढ़ाकर वो हंसती चली गई थी। शान ने इतरत बेगम और मुदस्सिर साहब की जानिब देखा। मेरे आने तक इसका इलाज करवा ले, मैं एक पागल के साथ कैसे एक घर में रहूंगा। शान ने दुहाई दी तो बनीन की हंसी थमी थी। उसने खूंखार नजरों से शान को घूरा था। याद रखना पागल कुछ भी कर सकते हैं, वो हल्के से गुस्से से बोली थी। मैं इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी इस बात से, पागल और बनीन कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। उसने ताइद अंदाज में सर हिलाते हुए कहा तो उसकी बात पर इतरत बेगम और मुदस्सिर साहब कहकर लगाकर हंसे थे। मरी ने मुड़कर उन दोनों की जानिब शिकायती नजरों से देखा था। बस मुझे यकीन हो गया है, आप लोग मुझे कहीं से उठा कर लाए थे। यही है आपकी सगी औलाद, बनीन ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। स्टॉप इट बनीन, शान ने गुस्से से उसे टोका तो मुदस्सिर साहब ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। वो हमेशा ही ऐसी बात करती थी मगर इस बार शान जानता था वो सच जान चुकी है, इसलिए गुस्से से उसे टोक बैठा था। माहौल को संजीदा होते देखकर उसने गहरी सांस ली। तुम केक काटो बेटा, मुदस्सिर साहब ने नॉर्मल होते कहा तो बनीन ने नफी में सर हिलाया। पहले सच बताएं। बनीन की बात पर इतरत बेगम और मुदस्सिर साहब ने नासमझी से उसे देखा था जबकि शान उसे रोकना चाह रहा था। कैसा सच बनीन? इतरत बेगम ने आगे बढ़ते पूछा। यही कि उसे कूड़ेदान से उठाया था आपने, उसने नाराजगी दिखाते कहा तो शान सर नीचे किए हंस दिया। हाँ बिल्कुल, वहीं से उठाया था, तभी तो इतना गंदा रहता था बचपन में। मुदस्सिर साहब ने उसका मजाक उड़ाया तो शान ने मुंह बसूरा। बस करे पापा, शान ने चिढ़ते हुए कहा जो मजीद उसकी हरकतें याद करवाने का सोच रहे थे। वो तीनों उसके चिढ़ने पर हंसे तो वो उनके साथ हंसने लगा। जी जनाब, हमारी पूरी नजर है उस लड़की पर। एक आदमी ताबेदारी से सर झुकाए समद के सामने खड़ा था। कल वो लड़की एक फाइल लेकर अपने घर से निकलेगी, तुम्हें वो फाइल मुझ तक पहुंचानी है। याद रहे सिर्फ फाइल, लड़की को कोई नुकसान न हो। समद ने बेचैनी से अपनी टांग हिलाते हुए कहा तो वो शख्स ताबेदारी से सर हिलाते उल्टे कदम देता वहां से चला गया था। मैं भी देखता हूँ तुम फाइल कैसे जमा करवाती हो मिस बनीन मुदस्सिर रजा। वो दिल ही दिल में बनीन से मुखातिब था। फिर खड़ा होता ये कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में लगी फोटो को देखकर वहीं बैठ गया था। बहुत जल्द आपके कातिल मेरे सामने होंगे चाचू, जिन्होंने आपको मुझसे छीना। आपने कहा था पापा का ख्याल रखना, देखे मेरे होते हुए कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। वो सामने लगी इत्तेसाम की फोटो से बात कर रहा था। गले में स्टेथोस्कोप पहने वो एक हाथ पॉकेट में डाले और एक हाथ से अपना कोट पकड़े खड़ा मुस्कुरा रहा था। आप बहुत जल्दी चले गए चाचू, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं ढूंढ लूंगा उसे। उसने उठकर उनकी तस्वीर पर हाथ फेरा था, फिर कमरे से निकलता चला गया था। यह अपार्टमेंट इत्तेसाम का था जहां वो अपनी पढ़ाई के दौरान उन रिहाइश परेश था। अब ये अपार्टमेंट समद के पास था। उसने अपने चचा की किसी चीज की तरतीब नहीं बदलने दी थी। सब सालों बाद भी वैसा ही था। मुश्किल मेड आकर सफाई करती थी, वरना वो किसी को इजाजत नहीं देता था कि कोई उसके कमरे में भी आए। नजर रखो लड़की पर। समद का भेजा आदमी अपने साथियों के हमराज बनीन पर नजर रखे हुए थे। लड़की जैसे ही इस रोड पर आएगी फौरन उससे फाइल छीन लेना। वो सब अलर्टे। बनीन जैसे ही सुनसान रास्ते पर आई वो सब लोग उसे घेर चुके थे। कौन हो तुम लोग? बनीन ने खौफजदा होते कदम पीछे लेते हुए पूछा, मगर वो लोग कोई जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर उससे फाइल छीनने लगे। बचाओ, कोई है? बनीन ने चिल्लाना शुरू किया तो एक आदमी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। वो जमीन पर गिरी थी। सर जमीन पर पड़ने पत्थर से टकराया तो माथे से खून की एक लकीर बह निकली थी। फाइल मिल गई, निकलो यहाँ से अब। उस आदमी ने फाइल उठाकर बाकी सबको चलने का कहा, जबकि उसका जुमला बनीन भी सुन चुकी थी। वो उठकर उनके पीछे जाने लगी मगर वो कार में बैठकर वहां से निकलते चले गए थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया मलिक तुराब अली। मैं अपने माँ बाप की वजह से पीछे हट गई थी मगर तुम, उसने नफरत भरे लहजे में कहा। फिर आगे बढ़ गई। वो उसी तरह यूं ही पहुंची थी। आज उसे थीसिस जमा करवाना था मगर उसकी फाइल उससे ली जा चुकी थी। थीसिस ना जमा करवाने पर उसकी सारी मेहनत जाया हो जाती। वो डीन के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही थी। दूसरी जानिब समद फाइल हाथ में लिए बैठा था। उसने अच्छी तरह पूरी फाइल चेक की मगर बनीन ने लास्ट तक मलिक तुराब अली के बारे में कुछ गलत नहीं लिखा था। उसने फाइल वापस देने का सोचा मगर आड़े आ गई। बिना कुछ भी सोचे उसने फाइल को जला कर राख कर दिया था। अपनी अना के चलते उसने बनीन का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया था। सर मेरा यकीन करे, ये उन्होंने ही किया है।
आप प्लीज़ उन्हें कहें मेरी फ़ाइल वापस कर दे। मेरे 2 साल ज़ाया हो जाएंगे सर। वो डीन के ऑफिस में खड़ी उनसे इल्तिजा कर रही थी। देखो बनीन, हम कैसे किसी सियासतदान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? अगर ये बात हम करेंगे फिर हमारी यूनिवर्सिटी के साख भी ख़राब होगी। वो उसे समझाते हुए बोले, आप समझ नहीं रहे सर, मैं फ़ाइल कैसे बनाऊंगी इतनी जल्दी दोबारा? मेरी सारी मेहनत, लोगों के बयान, उनके दस्तखत कैसे वापस? अपना सर थाम लिया था। बनीन आप जा सकती हैं, मैं सिर्फ आपको 2 घंटे की मोहलत दिलवा सकता हूँ। आप अपना काम इन 2 घंटों में ला कर दें। डीन ने बात खत्म करते हुए कहा। बनीन खाली हाथ कैबिन से बाहर आई थी। छी छी छी, लगता है कोई अभी रो देगा। समर के मजाक उड़ाती आवाज पर बनीन ने दाई जानिब देखा, जो उसकी हालत पर हंस रहा था। उसके माथे पर खून जमा देखकर उसकी आंखें सिकुड़ी थी। काश तुम्हारे खानदान का एक फर्द भी इंसानियत रखता होता। मुझे अफसोस हो रहा है आज कैसे दरिंदे और बेजमीर लोग हमारे मुल्क को खा रहे हैं और कुछ खाने को तैयार बैठे हैं। बनीन ने नफरत से एक एक लफ्ज बोला था। समाज जो कुछ पल पहले उसकी चोट की वजह से शर्मिंदा हुआ था, एक बार फिर उसे गुस्से से देखने लगा। तुमने जो किया है ये सिर्फ उसकी छोटी सी सजा थी मिस बनीन। मेरे बड़े पापा के बारे में आइंदा कोई बात मुंह से निकालने से पहले इस सजा को याद कर लेना। वो तमस्खराना अंदाज में कहता उसे रास्ते से हटाता आगे बढ़ गया। बनीन वहीं खड़ी थी। उसने अपना फोन निकाला था और शान का नंबर मिला। मेरी डिग्री बर्बाद हो गई शान। मलिक तुराब अली नाम का ग्रैंड मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश मार गया। तुमने कहा था अपनी ख्वाहिश मारने मत देना, लेकिन अब क्या करूं? क्या अब बनीन को कोई रोक सकेगा? वो शान से सवाल करती बिना उसके जवाब सुने फोन बंद कर गई थी। उसे 2 घंटे मिले थे और ये 2 घंटे उसने मलिक तुराब अली की बर्बादी को दिए थे। अपने आंसू साफ करती वो एक के बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रही थी। उसके मोबाइल में मलिक तुराब का लिया इंटरव्यू भी रिकॉर्ड था। उसने पोस्ट कर दिया था, जंग है तो फिर जंग सही। वो एक कदम से बोलती उन्हीं से निकलती चली गई थी। पीछे सोशल मीडिया फौरन ही सरगर्म हो गया था। कहाँ थे? अब तक रात होने को आई है। शाहरुख घर लौटा तो नूरिया बेगम ने उसके सते हुए चेहरे की तरफ देखकर पूछा था। फरीद के साथ था। उसने सोफे की पोस्ट से टेक लगाकर थके लहजे में जवाब दिया। हर वक्त उस दोस्त के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, आज घर पर होते तो लिम्स से भी मिल लेते। नूरिया बेगम ने अफसोस भरे लहजे में कहा था। बासित आया था, मैंने आपस से कहा था इस बार लिम्स आए तो बासित से कहना उसे यहाँ लेकर आए, वो बच्ची बहुत प्यारी है। नूरिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा तो शाहरुख ने कोफ से माथा मसला। आपा बासित की शादी करना चाहती हैं? अब तो नौकरी वाला हो गया है, फिर यहाँ अकेला रहता तो आपा कह रही थी उसकी शादी कर देंगी ताकि कोई उसका ख्याल रखने वाली भी हो। शादी की उम्र तो तुम्हारी भी है, माशाल्लाह से मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा है। बस अब जल्द से जल्द मैं लड़की ढूंढ कर तेरी भी शादी कर दूंगी। माँ की बात सुनकर उसका माथा मसलता हाथ रुका था। आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे लम्स अंसारी से शादी करनी है। नूरिया बेगम ने हैरत से शाहरुख का चेहरा देखा था। लम्स? जज्बा के देवर की बेटी? उन्होंने तस्दीक करना चाहिए थी। आया वो उसी लिम्स की बात कर रहा था जो वो समझ रही थी। शाहरुख ने हाँ में सर हिलाया था। मगर वो तो बासित। मॉम प्लीज, अगर इस बात में आपको बासित से कॉम्प्रोमाइज करना है तो रहने दे, मुझे शादी ही नहीं करनी। वो एकदम बिगड़ता हुआ बोला था। मैं बस ये कह रही थी कि तुम लिम्स को कहाँ जानते हो? कभी देखा तक नहीं है, कभी मिले नहीं और अचानक से उसे शादी का फैसला। वो कंफ्यूज थी और परेशान भी। मुझे लिम्स चाहिए मॉम, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। वो उनके सवाल को इग्नोर करता अपनी बात कहकर उठकर चला गया था, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आज तक तुमने मुझसे सब छीना है बासित, अब मैं तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि तुम कभी मेरे मुकाबिल नहीं आ सकोगे। वो अपनी खुद साख्ता नफरत में जलता ये भूल गया था कि सुबह वो किसी से मोहब्बत का दावा कर आया था। लिम्स की शादी शाहरुख से। सफर की थकावट उतरी तो कमरे से बाहर आई जहाँ एक महफिल लगी हुई थी। अपने नाम पर लिम्स ने बासित की जानिब देखा था। नूरिया कह रही थी शाहरुख की ख्वाहिश है ये, वो लिम्स से शादी। लम्स को देखकर वो चुप हुई तो लम्स ने आगे बढ़कर फ्रूट बास्केट से सेब उठाया। जब मेरी रजामंदी लेनी हो तो मुझ तक आ जाइएगा, फिलहाल मैं हुरिया की खबर लेने जा रही हूँ। सबको हक्का बक्का छोड़कर वो सेब खाती बाहर की जानी बढ़ गई थी। जब बासित ने उसके अंदाज पर मुस्कुराकर सर झटका था, लम्स घर से निकलती तो उसके जहन में शाहरुख के अल्फाज गूंजे। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, मुझे तुम पसंद हो, शायद ये मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन शायद के चलते मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे घर अपनी अम्मी को भेजना चाहता हूँ, तुम सोचने का वक्त ले सकते हो। अगली मुलाकात में मुझे अपना जवाब दे देना, जो कि मैं जानता हूँ मुसब्बत होगा। ही इज टू फास्ट। वो हल्का सा मुस्कुराई थी, फिर उरिया के पोर्शन का दरवाजा बजाने लगी। ये कमरे का मंजर था जहाँ बेशकीमती सामान फ्रेश की नजर हो गया था। हर चीज टूटी बिखरी हुई थी। कमरे में वाहिद रिवॉल्विंग चेयर की आवाज गूंज रही थी। जब दरवाजा खोलकर एक वजूद अंदर दाखिल हुआ, उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। जब उसके जूते मुख्तलिफ कागजात पर पड़े जब उसके जूते मुख्तलिफ कागजात पर आए थे, वो रुका था। सालों पहले एक काम अधूरा छोड़ दिया था। आज जिंदगी में पहली बार मलिक तुराब को इस बात सालों पहले एक काम अधूरा छोड़ दिया था। आज जिंदगी में पहली बार मलिक तुराब को इस बात पर पछतावा हो रहा
था। मलिक तुराब नफरत भरे लहजे में बोले तो समद ने नीचे झुककर वो पेपर्स उठाए। बनीन मुदस्सिर रजा, वालियत मुदस्सिर रजा, वालिदा इतरत मुदस्सिर रजा। उसने नाम पढ़कर ना समझ कर मलिक तुराब की जानिब देखा था। ये दोनों इर्तिसाम के दोस्त थे, वही दोस्त जिन्होंने अपनी एक दोस्त को इर्तिसाम के पीछे लगाया। सिर्फ उनकी वजह से इर्तिसाम आज हमारे साथ नहीं है। वो सोच समझ कर अगली चाल चल रहे थे। समद के माथे पर शिकनों का जाल मजीद बढ़ा था। मुझे उस लड़के के बारे में मालूम कर दो समझ। मुझे लगता है ये दोनों फिर से कोई चाल चल रहे हैं हमारे खिलाफ। मलिक तुराब ने अगला पत्ता फेंका था। आपका काम हो जाएगा बड़े पापा, लेकिन उससे पहले मुझे उस लड़की से कुछ हिसाब किताब बराबर करने हैं। समद दो टोक अंदाज में कहता उल्टे कदम लेता वहां से चला गया था, जबकि मलिक तुराब कुर्सी की पुश से टेक लगाए मुस्कुराए थे। अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच हुआ तो इस बार अपनी हार का बदला तुम सब अपनी मौत से चुकाओगे। जालिम की रस्सी दराज हो तो वो खुद को खुदा समझने लगते हैं, ये जाने बिना कि जब उसकी रस्सी खींची जाएगी तो शायद उसे पलटने का भी मौका ना मिले। मलिक तुराब अली भी उन्हीं जालिमों में से था। हकीमत का अंसर उसमें इतना सराहियत कर चुका था कि वो इंसानों को कीड़े मकोड़े समझने लगा था। हिदायत के कई मौके आए, मगर हर बार उसने इंसानियत पर हाकिमियत को चुना। अब ये वक्त बताने वाला था कि उसके जुल्म को ख़त्म होना है या अभी उसकी रस्सी खींचने का वक्त नहीं आया। उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। अंधेरे में डूबा कमरा उसके हवास लौटाने का सबब बना था। सुबह उसने जो किया था सब एकदम याद आया था। उसे फौरन ही अपनी माँ बाप की फिक्र हुई थी। उसने उठने की कोशिश की तो उस एहसास हुआ कि वो फर्श पर मौजूद है और हाथ किसी लोहे की चेन से बंधा है। बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार करते हो, सामने आओ। वो वहीं बैठे चिल्लाई थी, मगर इस वक्त कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला वहां मौजूद ना था। उसकी नज़रों के सामने बार बार अपने माँ बाप का चेहरा आ रहा था। अगर उन लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो तुमने ये क्या कर दिया बनीन। उसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो उसने अपना सर थाम लिया। क्या एक बार फिर माँ बाप को खोना आसान था। अपने कदम उसने यही सोचकर तो पीछे ले दे। क्यों बनीन, क्यों कर दिया ये। वो रोते हुए अपने सर पर मार रही थी। उस वक्त वो कोई जहनी मरीजा लग रही थी। जब एक रोशनदान से आती रोशनी की लकीर ने उसके पांव तक का सफर किया था, उसने रुककर उस रोशनी की किरण को देखा था। वो लकीर उसके पीछे से होती किसी चीज पर पड़ रही थी। उसने मुड़कर उस लकीर का पीछा किया था। नजर इर्तिसाम के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। एक एहसास या डूब कर उभरा था। वो खड़ी होती उसके फोटो की जानी बढ़ी थी। अपने बाप के मुस्कुराते चेहरे पर हाथ फेरकर वो उस तस्वीर पर सर टिकाकर रोती थी। पापा। रोते रोते उसने जैसे ही पुकारा था उसकी आवाजें सुनते समद के कान खड़े हुए थे। वो कुछ देर पहले ही आया था और दरवाजा के पास खड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, मगर बनीन का पापा पुकारना उसे अचंभे में डाल गया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बनीन को इर्तिसाम की तस्वीर के साथ सर टिकाए देखा। उसने आगे बढ़ते एक झटके से तस्वीर से हटाया था। वो तवाज़ुन बरकरार ना रखती फर्श पर गिरी थी। सर जमीन से टकराया तो दर्द की एक लहर सर में दौड़ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचू को छूने की। वो उसका बाजू दबोच कर उसे खड़ा करता हुआ बोला था, मेरे पापा की तस्वीर को छूने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से डरने से। वो उसकी आंखों में देखती हुई बोली थी। चंद लम्हे पहले वो समद के रिएक्शन से जान गई थी वो इर्तिसाम से बहुत लगाव रखता है। बस यही सोचकर वो उसे सच बता गई थी। शट अप। वो गुस्से से धारता उसे धक्का देकर दोबारा फर्श पर बैठ चुका था। समद का फोन बजा तो वो जो झुककर उसे मजीद कुछ कहने वाला था फौरन बाहर की जानिब लपका था। दरवाजा बंद होते ही कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। बाहर लॉन्च में बैठे समद ने हाथ में पकड़े पेपर्स को सदमे से देखा था। मेरे पापा की तस्वीर को छूने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से डरने से। बनीन के जुमले उसके जहन में गूंजे थे। उसने शहादत की उंगली से अपना माथा मसला था। फिर उठकर कमरे की जानिब बढ़ा। लाइट्स ऑन करते हुए उसने आगे बढ़कर बनीन के हाथ खोले थे। फिर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया था। बार बार दरवाजा बजने पर भी जब हुरिया ने दरवाजा ना खोला तो उसने मजबूरन होते दूसरे दरवाजे पर दस्तक दी, जो चंद पल बाद खुल गया था। लम्स ने उरूसा के उदास चेहरे पर नजर डालकर उसके पीछे अंदर कदम बढ़ा दिए थे। इतनी लापरवाही, अगर मैं कोई चोरनी या डाकुरानी होती तो पूछताछ करने के बाद अंदर आने का रास्ता दिया जाता है। वो उसे नसीहत करते हुए बोली तो उरूसा ने मुड़कर एक नज़र उसे देखा। आ गई लम्स। शाहिदा बेगम की आवाज़ पर लम्स कमरे से निकलती शाहिदा बेगम की जानिब मतवज्जा हुई। देखा, मैंने कहा था ना लम्स ही होगी। शाहिदा बेगम मुस्कुराते हुए बोली थी, आपकी पोती बहुत सड़ू है। हम इतनी पुरानी दोस्त हैं मगर ये ऐसे बर्ताव करती है जैसे जानती ही ना हो। लम्स के नरोटेपन से कहने पर उरूसा ने शाहिदा बेगम की जानिब देखा। बचपन में जब तो यहाँ आती थी उसी के साथ खेला करती थी। शाहिदा बेगम के इंकशाफ पर लम्स मुस्कुराई थी, जबकि वो मुस्कुरा भी न सकी थी। वो तेजी से कमरे में गुम हो गई थी। ये तब ऐसी नहीं थी। कोई बात नहीं, अब भी ऐसी नहीं रहेगी, लिम्स मुस्कुराकर कहती। उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी। उरूसा बेड के किनारे बैठी गहरी सोच में गुम थी। लम्स उसके साथ आकर बैठ गई। मेरी कमजोर
री रही है कि मैं खुद से जुड़े रिश्तों की तकलीफ नहीं देख पाती। ख्वाह रिश्ते चंद पल के हैं, क्यों ना हो, या फिर चंद दिनों के। तुमसे मेरा साथ चंद दिन का होता था, लेकिन वो साथ बहुत मायने रखता है। हम दोस्त बन सकते हैं इस बार, पक्के वाले। लम्स ने उसके सामने हथेली फैलाए तो उरूसा ने उसकी जानिब देखा, फिर एकदम उसके गले लगी थी। लम्स हैरान हुई थी, मगर साथ साथ परेशान भी। उरूसा सब ठीक है, वो उससे तसल्ली दे रही थी। एक बार फिर मुझे झूठ से बहला दिया उसने। क्या मेरी रात सच में इतनी ऐसा है कि वो मुझसे दूर भागता है? मोहब्बत करती हूँ उसे, लम्स ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। दोस्त है मेरा वो तब से, जब किसी ने मेरा एतबार नहीं किया, जब सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब वो भी मुझे छोड़ना चाहता है। वो एक बार मैं फैसला नहीं ले पा रहा। उसे कहो मुझसे दूर चला जाए, मैं नहीं आऊंगी वो इसके पीछे। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी खुशी बहुत अजीज है। वो लम्स के गले लगी, अपना गम कम कर रही थी, जबकि उसका रोना, उसके अल्फाज बाहर खड़े हादी के दिल पर लगे थे। मैं उसकी बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन अब से तुम मेरी दोस्त हो, और हम बेएतबार लोगों को दोस्त नहीं बनाएंगे। जैसे कि लड़के, उनका कोई एतबार नहीं होता, ये अजीब होते हैं और दरवाजे से कान लगा कर बातें भी सुनते हैं। लम्स की बात पर हादी सीधा हुआ था और नफी में सर हिलाता अंदर दाखिल हुआ। तुम बहुत फिजूल बोलती हो लम्स, उसने दवा का शॉपर टेबल पर रखते कहा, जबकि लम्स ने कंधे उचका दिए थे। उरूसा हादी के अंदर आने पर उससे अलग हुई होकर बैठी थी। सॉरी, जवान लड़कियों का घर है, यहाँ एक जवान मर्द का दंदनाना अच्छी बात नहीं है। हादी जो उसे हर बात नसीहत करता था, इस बार लिम्स की नसीहत करने पर बुरी तरह चढ़ा था। उसके चढ़ने पर लिम्स मुस्कुराई। वो वापस मुड़ गया था। उस दिन के लिए सॉरी, मैं आपको गिराना नहीं चाहती थी। उरूसा के अल्फाज पर रुका था। वो हैरत से मुड़ा था। आया वो उसी से बात कर रही थी। उसकी हैरानी लिम्स ने भी नोट की थी। हुरिया को जाकर जगा दे, उसका नशा करके सोने की आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ। उरूसा को सर झुकाए बैठे देखकर और हादी को नासमझी से उसे देखकर उसने कहा तो हादी सर हिलाता वहां से चला गया था। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। वो उरूसा को जबरदस्ती अपने साथ कमरे से बाहर ले आई थी। उरूसा बिना कोई एहतजाज किए उसके साथ चल रही थी। वो मलिक तुराब से बात करने आया था, मगर यहाँ आकर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था। आप जानते थे कि वो लड़की कौन है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आप पहले बता देते तो बात कभी इतना आगे ना जाती। वो अपने बाप के सामने खड़ा था। हमें आज ही मालूम हुआ है समझ, अगर पहले मालूम होता तो मेरी पोती हवेली में होती, इस औरत के पास नहीं। उसके सवाल का जवाब मलिक तुराब ने दिया था। वो चाचू की बेटी है, इस वजह से उसका गुनाह माफ नहीं हो सकता। उसने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, समद ने बेलचक अंदाज में कहा। तो तुराब अली के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। वो जो समझे थे शायद इर्तिसाम का नाम सुनकर वो नफरत भुला देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम उससे निकाह करोगे समद, उसे हवेली लाओगे। मलिक तुराब अली की बात पर वो हद से उखड़ गया था। मैं किसी सूरत आपका ये काम नहीं करूंगा। समद का लहजा बेलचक था, लेकिन एहतराम से खाली ना था। तुराब अली ने एक नजर दरवाजे पर खड़े मुलाजिम पर डाली थी, तो वो सर झुकाए हुए ही वहां से चला गया था। तो अब अपने दादा को इनकार करोगे समद, ये जानते हुए भी कि वो लड़की हमारा खून है, हमारे बेटे की निशानी है। उसे हवेली लाने के यही करना पड़ेगा, वरना वो अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगी। तुराब अली ने दुखी लहजे में कहा। वो लड़की आपके बारे में जहर उगल चुकी है बड़े पापा। अगर वो आपकी पोती ना होती तो इस वक्त कहीं ना होती। नफरत छलकता लहजा तुराब अली के दिल में सुकून भर गया था। ये सब उस औरत ने किया है बेटा, इतने साल उसे छिपा कर रखा और हमारे खिलाफ कर दिया। तुम जाओगे उसके पास, उसे बताओगे उसके असल माँ बाप के बारे में, हमारे बारे में। हमारी पोती यहाँ चाहिए हमें समझ। तुराब अली ने मौजूई फिक्र और मोहब्बत से बोले थे। समद बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया था। उसके जाते ही वो मुस्कुराए थे। अगर सब उलट हो गया, अब्बा अशफाक साहब जो वहीं खड़े थे, उन्होंने खाशा जाहिर किया, हमारा पोता है, हमारा अक्स है। नफरत की आग में हर चीज जला देने वाला वो लड़की हवेली में जरूर आएगी। करो फिर से हंसते। वो उस वक्त शैतान सिफत इंसान लग रहे थे। उसमें सिर्फ आपका अक्स नहीं है अब्बा, वो इर्तिसाम की तरह बागी भी है, और अगर उसे सच पता चल गया तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। बनीन इस हवेली में आएगी और उसका अंजाम वही होगा जो उसके माँ बाप का हुआ था। मलिक तुराब अली ने आंखों में नफरत समोए कहा तो अशफाक साहब भी हंस दिए थे। लम्स मुझे बात करनी है। वो अपने कमरे की जानी बढ़ी थी जब बासित की आवाज़ सुनकर रुकी थी, फिर सर हिलाती उसके पास आकर बैठ गई थी। तुमने सुबह सब बातें सुनी थी। शाहरुख के भेजे गए रिश्ते का इल्म तुम्हें है, तो आप बड़े बुजुर्गों की तरह मेरी राय जानने आए हैं? लम्स ने उसकी बात काटते हुए पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। मैं शाहरुख को जितना जानता हूँ लम्स, गुस्से के अलावा वो उसी में कोई बुराई नहीं है, मगर गुस्सा हर बुराई पर हावी हो जाता है। इसलिए तुमसे जानना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी बहुत अहम है। उसके माँ भरे लहजे में उसके मान भरे लहजे में लिम्स की आंखें नम हुई थी। इमोशनल तो मत करें, आप भाई से पहले मेरे दोस्त भी हैं जो मेरी हर सीक्रेट से वाकिफ हैं। लिम्स ने आंख में आए आंसू साफ करते हुए कहा, मैं यूं ही गई थी तो वहाँ शाहरुख से मुलाकात हुई थी। उसने सारी बात बासित को बताई तो बासित ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। तो शाहरुख ने पहले तुमसे इजाजत ली थी रिश्ता भेजने की? बासित ने पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। मेरी इजाजत का इंतजार कहा क्या है उसने?
लम्स ने मुंह बिगाड़ते कहा तो बासित ने मुस्कुराकर उसके सर पर चपत लगाई। मैं कल शाहरुख से बात करूंगा, अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है तो मैं। अच्छा, मुझे शर्म आ रही है। लेम्स उठकर अंदर चली गई थी, जबकि बासित ने मुस्कुराकर सर झटका था। वैसे किसी और भी शादी की बात हो रही थी उसने कमरे के दरवाजे से झांकते हुए कहा तो बासित ने उसे वापस अंदर जाने का इशारा किया। वो हंसती हुई कमरे में चली गई थी। बासित उसके जाते ही संजीदा हो गया। वो लेम्स के लिए परेशान था। शाहरुख से बात कर कर शायद उसकी परेशानी दूर हो, यही सोचता वो अपना सामान लेने कमरे में चला गया था। उसे वापसी के लिए निकलना था। सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। ऐसे में एक वजूद अपने कमरे में औंधे मुंह लेटा तकिया अपने सर पर रखे खुद को सूरज की किरणों से बचा रहा था। और जब मुराद माँ की आवाज कानों में पड़ी तो उसने मजीद तकिए पर दबाव डाला था। ड्रामेबाजी बंद करूं मुराद, नाश्ता बना रही हूँ, मैं जल्दी बाहर निकलो कमरे से। वो उसे सख्त लहजे में कहकर कमरे से निकल गई थी। वो दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मुराद ने तकिया हटाकर जरा सा ऊंचा होकर दरवाजे की सिमत देखा। माँ के जाने का यकीन कर वो वापस लेट गया था। सबको मैं ही मिलता हूँ सिखाने के लिए। मुझे तो चाबी से चलने वाला खिलौना समझ लिया सबने। हर काम दूसरों से पूछकर करो। मेरी अपनी जिंदगी है कि नहीं? वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। फिर तकिया फेंकता उठ बैठा। अपना मोबाइल उठाकर उसने चेक किया। 2 दिन पहले उरूसा के लास्ट कॉल देकर उसने झुंझलाकर फोन बेड पर फेंका। तुमने भी मुझे याद करना छोड़ दिया उरूसा। वो दिल ही दिल में उससे शिकवा कर रहा था। मुराद, अब तुम बाहर ना आए तो मेरा जूता अंदर आएगा। माँ की धमकी भरी आवाज उसे अंदर तक सुनाई दी थी। वो मुंह बिगाड़ता उठकर वॉशरूम की सिमत बढ़ गया था। कैसी है उरूसा? वो तैयार होकर बाहर आया तो उसके कानों में माँ की आवाज पड़ी। उरूसा का नाम सुनकर वो जल्दी से उनके पास आया था, मगर उनका ध्यान उसकी जानिब ना था। चलो अच्छा है, उसने नई दोस्त बना ली। लड़कियों की दोस्ती भी रौनक वाली होती है। माँ की बात सुनकर मुराद के चेहरे का रंग बदला था। हाँ हाँ, मुझे बताया भाई ने, तभी तो उससे निकम्मे को रोका हुआ है, वरना परसों ही जा रहा था ये उरूसा के पास। माँ की जानिब शिकवा के निगाहों से देखता वो नाश्ता करने लगा। अंदाज ऐसा था गोया जबरदस्ती की जा रही हो। चलो ख्याल रखना, और उरूसा से बात हो तो मेरी तरफ से पूछना उसे। अलविदाई कलामात कहते उन्होंने फोन बंद किया था और साथ ही एक शपथ मुराद के सर पर लगाई थी। कल पूरा दिन कहाँ गायब थे? वो अब तशवीशी मूड में आ चुकी थी। उरूसा से मिलने नहीं गया था और ना ही उसे फोन किया था। उसने निवाला मुंह में डालते जवाब दिया तो एक मजीद थप्पड़ उसके कंधे की जीनत बन चुका था। उसके भरे के लिए ही मना किया है मैंने। सुना नहीं तुमने? मिनाज भाई कह रहे थे उसे फिर से अटैक शुरू हो रहे हैं। अगर तुम उसके सामने जाओगे तो वो कभी भी सच का सामना नहीं करेगी। तुम उसके ख्याल पर हकीकत की मोहर लगा देते हो। उसे सच्चा मानकर वो एक बार फिर उससे समझा रही थी। कहा तो है आपको नहीं जा रहा उसके पीछे। वो नाश्ता छोड़कर उठकर चला गया था। 2 जूते बचपन में मारे होते तो उसे याद रहता। माँ से बदतमीजी नहीं करते। वो गुस्से से बोली थी। फिर सामान समेटने लगी। बर्तन पटकने से उनके गुस्से से अंदाजा हो रहा था। हाय जिगर, सानुल ने उसके साथ बैठते हुए कहा। अंदाज पर जोश सा था। वो गुस्से में करीबी पार्क में आकर बैठ गया था। सानुल ने उसे यहाँ आते देखा तो खुद भी उसके पीछे आ गया था। मुझे अकेला रहना है प्लीज, मुराद ने कोफ्त ज़दा होते कहा था। तुझे हो क्या गया है? कल भी तू गायब था। नौशी भी तेरा पूछ रही थी। बाढ़ में गई नौशी, वो गुस्से से बोलता हुआ तो सानुल ने उसे कंधे से पकड़कर वापस बिठाया। क्या हुआ है तुझे? कोई बात परेशान करी है? उसने फिक्रमंदी से पूछा तो मुराद ने एक गहरी सांस ली। यार मुझे उरूसा की फिक्र हो रही है। अंकल बता रहे थे वो हॉस्पिटल में रही है सारी रात। उसे सर झुकाए बताया तो सानुल ने पीछे होते बेंच से टेक लगा ली। देख मुराद, तूने कहा था तुझे उरूसा से जान छुड़ानी है। वो दोस्त है मेरी यार। हो गया था उस वक्त तंग, मगर अब वो झुंझलाकर अपना सर थाम गया था। वो बिल्कुल ही बदल गई है यार, हर वक्त चुप रहती है। उसकी आंखों में शिकायत थी मेरे लिए। उसने उस दिन तेरी और नौशी की बातें सुन ली थी जब तू उरूसा से बेजारी जाहिर कर रहा था। सानुल के इंकशाफ पर मुराद ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। ये क्या हो गया? वो उल्टे कदम लेता पाक के खारजी रास्ते की जानिब भागा था। सानुल उसे पुकारता रह गया था। अपना दुपट्टा ओढ़ो, कुछ देर में हमारा निकाह है। दरवाजा खोलकर समद अंदर आया था। बनीन सीधी होकर बैठी तो समद की संजीदा आवाज उसकी सिमा से टकराई। उसका चेहरा सपाट था। मुझे मेरे घर जाना है मिस्टर समद। बनीन ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। सारा दिन की भूख प्यास के बाद उससे बोला महाल हो रहा था, मगर समद पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। तुम्हें तुम्हारे घर ही ले जाना है, इसलिए ये जहर का घूंट भरना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने बड़े पापा की कोई बात नहीं टाल सकता। वो 2 कदम आगे बढ़कर उसके कुछ फासले पर रुककर बोला था। वो इंसान जो हैवान को मार दे चुका है, उसके लिए इतनी इज्जत? वाह मिस्टर समद, वो नकाहत ज़दा लहजे में बोली थी, मगर अपनी नफरत को छिपा नहीं पाई थी। समद ने एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारी इस जहर उगलती जबान को मैं उखाड़ फेंकूं। निकाह ख्वां आ रहा है, चुपचाप हामी भर देना, वरना तुम्हारे वो धोखेबाज माँ बाप आज अपने असल ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। आंखों में नफरत थी। वो उसे धमका रहा था। बनीन के चेहरे के तासरात माँ बाप के जिक्र पर बदले थे। उसे डरते देखकर समद के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। मुझे एक बार फिर यतीम कर तुम लोगों को सुकून नहीं मिला जो मुझसे मेरी जिंदगी के सहारे छीनना चाहते हो फिर से? वो हिम्मत जमा करती पूरी कुव्वत से उसे पीछे धकेलती चिल्लाई थी। तुम्हें यतीम करने वाले जो लोग भी हैं
उन्हें बहुत जल्द सज़ा मिलेगी, मगर फ़िलहाल जो तुम कर चुकी हो उसकी सज़ा का वक्त है। वो चबा चबा कर अल्फाज अदा करता वापस मुड़ा था। याद रखना, ना की सूरत में तुम घर वापस तो नहीं जा सकोगी, मगर उन्हें ज़रूर खो दोगी। वो कहकर रुका नहीं था। बनीन बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। चेहरा सपाट हो चुका था। कुछ देर बाद समझ वापस अंदर आया था। उसने आगे बढ़कर बनीन के दुपट्टे से उसका चेहरे पर घूंघट डाला था, फिर उससे कुछ फासले पर बैठ गया। दो लोग निकाह ख्वाह के साथ अंदर आए थे। बनीन इर्तिसाम मलिक वल्द इर्तिसाम मलिक, आपका निकाह अब्दुल समद वल्द अशफाक मलिक से बाऔस 50 लाख हक महर किया जा रहा है, आपको कबूल है? निकाह ख्वाह के जुमले पर समद ने अपनी मुठ्ठियां बंद की थी, जबकि बनीन की आंख से आंसू निकलकर उसकी हथेली पर गिरा था। बाप का नाम मिला तो कैसे मिला है बनीन? वो दिल ही दिल में उसे मुखातिब थी जब समद ने उसका बाजू पकड़कर उस पर दबाव बढ़ाया था। निकाह ख्वाह ने अपना जुमला दोहराया तो बनीन ने एक नज़र समद को देखकर हामी भरती थी। कबूलियत की सनत मिलते ही समद से पूछा गया था। उसने खुद पर जबर करते कबूल है कहा था। निकाह का मरहला पूरे होते ही उसने निकाह ख्वाह के हाथ से रजिस्टर लेकर निकाहनामे की तीनों कॉपियां निकाल ली थी। वो दोनों आदमी निकाह ख्वाह को साथ ले गए थे। वो बनीन की जानिब मुड़ा। उसे साकित बैठे देखकर उसने अलमारी की जानिब कदम बढ़ाए। लॉकर के बटन प्रेस कर कर उसने निकाहनामा अंदर रखा था। अलमारी बंद कर कर वो बनीन के पास आया। हमारे इस निकाह का सबूत सिर्फ मेरे पास है। वली के बिना निकाह बातिल होता है मिस्टर समद। बनीन ने बिना सर उठाए कहा तो समद हंसा था। चाचू के बाद तुम्हारे वली मेरे बड़े पापा है और उनकी इजाज़त से ये निकाह हो चुका है। अब तुम ये सोचो कि तुमने जो गंद फैलाया है उसे समेटना कैसे है। ये रहा तुम्हारा फ़ोन। तुम खुद माफ़ी नामा पोस्ट करोगी, मेरे बड़े पापा का नाम क्लियर करोगी, वरना सारी ज़िंदगी मेरे नाम की ग़ुलामी में रहोगी। वो तमस्खराना अंदाज में बोल रहा था, जबकि अब बनीन का सर चकराने लगा था। 1 घंटे तक वापस आ रहा हूँ, तब तक ये काम कर लेना। इस बार उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, मगर अपार्टमेंट को लॉक कर गया था। बनीन मुश्किल चलती कमरे से बाहर आई थी। उसने इर्द गिर्द किचन की तलाशी में दौड़ाई तो बाएं जानिब उसे किचन नजर आया था। वो खुद को संभालती किचन तक आई थी। फ्रिज से पानी निकाल कर पीने के बाद उसने वही रखी कुर्सी पर बैठकर सेठ की पुश से टेक लगा ली। दिमाग उस वक्त मुख्तलिफ सोचों का गहवार बना हुआ था। फिर एक फैसला करते उसने अपना मोबाइल सामने किया था। जी आंटी, मैं पता करवा रहा हूँ, आप टेंशन मत ले, पनीर मिल जाएगी। तेजी से लैपटॉप पर कुछ सर्च करता वो फ़ोन पर इतरत बेगम से बात कर रहा था। हादी, तुम जाकर मलिक तुराब के पास चेक करो, उसी ने कुछ किया होगा मेरी बच्ची के साथ। वो रोते हुए बोली तो हादी ने आंखें बंद कर कर खोली। उन पर हाथ डालना आसान नहीं है आंटी, हमने कुछ भी जाहिर किया तो वो लोग बनीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कुछ देर रुक जाए, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। उसे बनीर के नंबर से कॉल आती देखकर जल्दी से कॉल बंद की थी और बनीर की कॉल उठाई थी। कहाँ हो तुम बनीर? सब कितना परेशान है और क्या करती फिर रही हो तुम? उसने एक साथ कई सवाल कर डाले थे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हादी। उसका अंदाज हादी को ठिठकने पर मजबूर कर गया था। मैं आ रहा हूँ वहाँ। उसकी पूरी बात सुनकर हादी ने अजलत में लैपटॉप बंद कर कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। वो मोबाइल पर कुछ सर्च करता आगे बढ़ा था जब अचानक सामने से आती उरूसा से टकराया था। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से बचाया था। सॉरी। उरूसा के घुरने पर उसने जल्दी से माजरत की थी और उसके पास से गुजर कर सीढ़ियां उतर गया था। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हुरिया ने उसे वहीं खड़े देखकर कहा। उन्हें इग्नोर करो, पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है, तुमने सुना नहीं होगा, कानून अंधा होता है। हुरिया ने हंसते हुए कहा तो उरूसा भी धीमा सा मुस्कुराती थी। चलो आ जाओ, लिफ्ट भी आने वाली होगी। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आई थी। कल का दिन उनके साथ गुजार कर उरूसा कुछ हद तक उनके साथ घुल मिल गई थी। अब भी उसे अकेलेपन से खौफ आया तो हुरिया के पास चली आई थी। तुम दोनों यहाँ बैठी हो? लिम सवाल कर दी। हाँफती हुई उनके बराबर में टिक गई थी। सर, उसने उरूसा के कंधे पर रखा लिया था जिसे नामहसूस अंदाज में वो हटाने की कोशिश कर रही थी। लिम्स ने उसे अनकंफर्टेबल देखा तो खुद ही पीछे होकर बेड पर गिर गई थी। तुम यूनी से सीधा यहीं आ रही हो? हुरिया उठकर उसके लिए पानी लेने चली गई थी। वो वापस आकर उसकी जानिब ग्लास बढ़ाती बोली थी। आज यूनी में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। उसने पानी का घूंट हलक से नीचे उतारने के बाद कहा। कैसा हंगामा? हुरिया ने पूछा, जबकि उस दौरान उरूसा खामोश तमाशाई बनी हुई थी। यूनी की एक लड़की ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया है। उसने बहुत सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वायरल कर दी। मुझे नहीं लगता कि अब वो बचेगी। लेम्स ने अपनी राय का इजहार करते हुए अफसोस से कहा तो उरूसा के चेहरे का रंग बदला था। मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रही हो। पहले उस लड़की ने कहा कि उसका थीसिस चुराया गया, फिर उसने कहा उस सियासतदान के खिलाफ मुख्तलिफ पोस्ट लगा दी। अब सबसे उस लड़की के बारे में सवाल जवाब पूछे जा रहे थे। मीडिया तक वहाँ जमा थी। वो टारगेट बन गई। लिम्स के लहजे में दुख था। किस सियासतदान के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई है? हुरिया ने पूछा तो उरूसा अपने हाथ मसलने लगी। मलिक तुराब अली। लिम्स ने उठकर क्लास टेबल पर रखते हुए जवाब दिया। और लड़की कौन है? हुरिया ने लिम्स के पीछे आते हुए पूछा। कोई बनीन है, लास्ट सेमेस्टर की। उरूसा की हालत खराब होते देख लिम्स हुरिया को हटा दी
उसके पास आई थी। काम डाउन उरूसा, सब ठीक है। उसने उसके हाथ सहलाना शुरू किए, वो उसे मारेंगे। उरूसा ने डरते डरते पूछा तो लिम्स के दिमाग में क्लिक हुआ। उसने फौरन नफी में सर हिलाया। मामूली सी बात है उरूसा, वो उसे कुछ नहीं कहेंगे। वो नरमी से बोलती उसे समझाने लगी। वो मार देंगे उसे, जिसे उसे मार दिया था। वो खुद ही बड़बड़ाई थी। लिम्स ने नासमझी से उसे देखा था। उसकी दिमागी हालत कुछ साल पहले बहुत खराब हुई थी। ये कहानी बुन लेती थी, फिर उसका असर लेती थी। मिन्हाज साहब की बात उसके जहन में गूंजी थी। इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे बयान तो आए रोज सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। अब क्या वो सब मार देंगे? रिलैक्स यार, किसी की जान लेना आसान नहीं होता, लिम्स ने हल्के पुल्के लहजे में कहा। मुझे जाना है। वो लिम्स का हाथ हटाकर भाग कर कमरे से निकल गई थी। लिम्स, वो उसे कुछ नहीं करेंगे ना? हुरिया ने परेशानी से पूछा। तुम तो ओवर रिएक्ट नहीं करना बंद करो। रिलैक्स यार, किसी की जान लेना आसान नहीं होता, लिम्स ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। मुझे जाना है। वो लिम्स का हाथ हटाकर भाग कर कमरे से निकल गई थी। लिम्स, वो उसे कुछ नहीं करेंगे ना? होरिया ने परेशानी से पूछा। तुम तो ओवर रिएक्ट करना बंद करो। मीडिया इस बात को ज्यादा उछाल रही है, वरना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज ही सब बंद हो जाएगा। जानती नहीं हो तुम इन असूल शौक वाले लोगों को? लिम्स के लहजे में अपने सिस्टम के लिए बेजारी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा मेरी माँ। लिम्स ने उसके सामने हाथ जोड़े थे। वो ना चाहते हुए भी उसके अंदाज पर मुस्कुराती थी। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ शादी कब करवा रही हो? होरिया ने लिम्स को सर दबाते देखकर नॉर्मल होकर पूछा था। अपनी खैर मनाओ, मेरी शादी की फिक्र मत करो। क्या मतलब? होरिया ने नासमझी से पूछा। मतलब ये कि फूफो को भी शौक हो रहा है अपने बेटे ब्याने का, और उनका पहली पसंद एक गेंद है। उसने हुरिया के सेहतमंद होने पर चोट की तो हुरिया ने तकिया उठाकर उसे मारा। बदतमीज कहेगी। वो मुसलसल उसे मार रही थी जबकि लिम्स हंस रही थी। अच्छा अब जरा हाथ रोको, मुझे उरूसा के पास जाना है। वो एकदम संजीदा हुई थी। मुझे शादी नहीं करनी है। लिम्स को जाने लगी तो हुरिया ममनाई। शादी नहीं करनी है निकम्मे लड़के को? लड़की आजकल कोई नहीं देता। वो हंस कर बोली तो हुरिया भी हंस दी थी।